देखिए आप प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोला है गेंद की तरह, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठ 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका आयतन हमें ज्ञात करना है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए हम इसको देखते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे गोले का क्षेत्रफल बराबर 324 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। हम जानते हैं गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और ये एच आ गया है। पाई से पाई कैंसिल हो गया है, तो देखिए यहाँ 4 आर स्क्वायर बचेगा, यहाँ 324 बचेगा। तो देखिए आप 4 से काटेंगे, 4 को नीचे ले जाके इसको कैंसिल करना चाहिए था, पर यहीं पे काटे दे रहे हैं। ये देखिए 4 1 जा 4 और 4 से ये कटेगा, 4 1 जा 4 और 4 से इसको 324 को काटेंगे तो 81 यानी 81 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर बराबर कितना बचेगा, यहाँ 81 बचेगा, 81 यानी कि आर बराबर देखिए 9 आ जाएगा। तो उसका आयतन निकालना है, तो गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। गोले का आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 यानी कि 4/3 पाई आर क्यू। इसमें हम देखिए आइए मान रख देते हैं 4/3 एज इट इज। पाई का मान नहीं रखेंगे क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई दिया है, इसलिए हम पाई का मान इसमें नहीं रखेंगे। तो आर का मान हमें मिल गया है 9, तो 9 हमने लिख दिया है। ऊपर घात 3 है तो घात 3 लगा देंगे। देखिए फिर क्या 4/3 पाई 9 को 3 बार, 3 घात है तो 3 बार एक्सपेंड कर दिया। देखिए 3 बन जा 3, 3 से इस 9 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 से 9 को काटेंगे 3 आ जाएगा ऊपर। जब हम सबका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ऊपर कितना बचा है, ये देखिए ऊपर 4 9 9 एंड 3, इनका सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 972 पाई आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसका आयतन 6160 सेंटीमीटर क्यूब है। उस बेलन का बकपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल देखिए इन्होंने कितना दिया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेलन का आधार एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो हमने बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल था उसे वृत्त का क्षेत्रफल का ही रूप दे दिया है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल ही से माना जाएगा। तो उसका फॉर्मूला ये होता है, लिख दिया है। अब देखिए यहाँ रोक लेते हैं इसको। फिर देखिए फिर क्या दिया है, बेलन का आयतन देखिए 6160, तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना हो जाएगा। बेलन के आयतन का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए ये पाई आर स्क्वायर का पूरे का मान 154 सेंटीमीटर है। देखिए यहाँ पे इस पाई आर स्क्वायर का मान कितना है, 154। तो इस पाई आर स्क्वायर की जगह पे हम देखिए 154 लिख सकते हैं। तो ये बिना थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए डायरेक्ट इसको रख देंगे। तो एच बराबर आ जाएगा 160/154। 11 से इसको काटेंगे तो 11 से इसको काटेंगे तो आप देख लीजिए ऊपर नीचे ये बचेगा। देखिए 560/14। फिर से इसको काटेंगे, 14 एकम 14 और 14 चौक 56 यानी ऊपर 40 आ जाएगा। तो एच बराबर हमें 40 मिल गया है। अब देखिए ज्ञात क्या करना है, बेलन का बकपृष्ठ। तो आइए हम बेलन का बकपृष्ठ का फॉर्मूला लगाने से पहले हमें आर की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आर निकाल लेते हैं इसमें से। तो देखिए यहाँ पे पाई का मान कितना, 22/7। आर का मान निकालना है तो आर स्क्वायर ऐसा कैसा, 154 ऐसा कैसा। अब देखिए यहाँ पे 7 जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो या गुणा, तो 7 इस तरफ 154 के पास आ जाएगा, 22 नीचे आ जाएगा। तो इसी को देखो हम 7 ऊपर आ गया है और 22 नीचे आ गए। इसको देखिए काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 से इसको काटा 11 दूनी 22 और 11 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमें फिर देखिए फिर 2 से इसको 14 को काट देंगे तो 2 7 14। तो ऊपर 7 और 7 बचे हैं, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 7 × 7 यानी कि आर बराबर हो जाएगा 7। इस प्रकार हम देखिए आर की वैल्यू मिल गई है, एच की वैल्यू मिल गई है। आइए हम इसका बेलन का बकपृष्ठ का फॉर्मूला लगा देते हैं, 2 पाई आर एच। देखिए 2 एज इट इज। पाई का मान हम सब लोग जानते हैं 22/7। आर की वैल्यू देखिए ये 7 है, ये देखिए ये है 7 लिख दिया है। और एच की वैल्यू कितनी, 40। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, 22 और 40। इन तीनों का जो गुणा करके आएगा 1760। इसका मतलब इसमें 2 ऑप्शन नंबर 2 सही है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक ठोस गोले को पिघला के एक 2 सेंटीमीटर वाला
वाले ठोस की गोलियां बनाई। यानी बनाना हमें पिघला के है, एक बड़े गोले को पिघला के कई सारी छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं। बड़े गोले की त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर और जो छोटी छोटी गोलियां बनाई हैं उसकी त्रिज्या है 2 सेंटीमीटर। तो गोलियां कितनी बनेंगी, यानी गोलियों की संख्या 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलियों की संख्या कितनी हो जाएगी। हमेशा जिसको पिघला रहे हैं उसको बटे के ऊपर लिखते हैं, यानी कि जो बटे के साइन है उसके ऊपर आएगा 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, यानी बड़े गोले का आयतन। उसके नीचे जो पिघला के बना रहे हैं उसका आयतन, यानी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन आ जाएगा। तो देखिए जो गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फिर छोटे वाले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। इसमें कैपिटल आर इसलिए लिखा है, यानी बड़ा आर, जिससे कि हमें बड़ा गोले का ये आयतन है हमें दिखे। और जो छोटी आर यानी छोटा आर लिया गया है वो इसलिए लिया गया है जिससे हमें छोटे गोले का की त्रिज्या दिखे, उसका आयतन यहाँ पे दिखे। तो देखिए इसको काट देते हैं, 4/3 से 4/3 कट जाएगा और पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब आगे हमें मिलेगा आर क्यू अपॉन स्मॉल आर क्यू। अब देखिए बड़ा आर यानी बड़े गोले की त्रिज्या कितनी थी, 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम देखिए 8 लिख देंगे, 8 क्यूब, आर की जगह पे 8 लिख दिया है और क्यूब का साइन ऐसा कैसा है पावर। अब देखिए स्मॉल आर की जगह पे यानी छोटे गोले की त्रिज्या कितनी थी, 2। देखिए छोटे गोले की त्रिज्या थी 2 सेंटीमीटर, तो लिख दिया है। इसको एक्सपेंड कर देंगे, 8 की पावर 3 3 बार एक्सपेंड कर देंगे और नीचे 2 को भी 3 बार फैला देंगे, एक्सटेंड कर देंगे। अब देखिए ये इकट्ठा 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ये पूरा का तीनों को मिला के 8 है। तो इस 8 से हम इस 8 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 64 का मतलब यहाँ पे ऑप्शन 3 सही है और यही इसका उत्तर है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। किसी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 14 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस शंकु का आयतन क्या होगा। तो आइए एच देखते हैं। ऊंचाई का मतलब एच दिया है, देखिए ऊंचाई लिखा है तो कितना है, 14 सेंटीमीटर लिख दिया है। आर कितना है, 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर लिख दिया है। देखिए शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखिए हम यहाँ पे 1/3 एज इट इज, देखिए आर की जगह पे कितना लिख दिया, 6 सेंटीमीटर, 6 लिख दिया है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर, एच की जगह पे 14, पाई की जगह पे देखिए 22/7 हम जानते हैं। आइए 7 से किसको काट देंगे, 14 को, तो कितना 2 बार में कट जाएगा। फिर देखिए 1/3 22 ऐसे कैसे आएंगे, ये 6 की पावर है 2, तो इसको 6 को 2 बार लिख दिया है, यहाँ 2 बचे और ये देखिए यहाँ पे 22/1 बचेगा, देखिए 22/1। अब इस 3 से हम 3 को काट देंगे, 3 एकम 3, 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, 3 दूनी 6, तो ऊपर कितना बचा 22, फिर इसमें से एक 6, फिर एक 2, फिर एक 2। जब इन तीनों का चारों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा 528 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन 3 सही है क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए एक वृत्ताकार चकती है, एक रोटी जैसी गोल आकृति को चकती नाम दिया है, जिसकी त्रिज्या देखिए 7 सेंटीमीटर की है और मोटाई 1/2 सेंटीमीटर है। ऐसी 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रख के एक बेलन बनाया गया है। इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए एक चकती, ये देखिए एक चकती के आकार की है, इसकी देखिए त्रिज्या कितनी है, इस क्वेश्चन में त्रिज्या कितनी दी गई है, देखिए r बराबर 7 सेंटीमीटर। अब ये मोटाई की बात आएगी, इसकी मोटाई देख लेते हैं हम। वृत्ताकार चकती की मोटाई कितनी दी है, देखिए ये देखिए ये मोटाई है, ये कितनी दी है 1/2 सेंटीमीटर, यानी कि 0.5 यानी आधा सेंटीमीटर। फिर कहा गया है 50 चकतियों को एक के ऊपर एक रखा गया है। तो हम देखिए एक के ऊपर एक, देखिए कितनी चकतियां रख देंगे 50। चूंकि इसमें 50 नहीं आ सकती हैं तो एक डैश करके आपको दर्शा दिया जाएगा। देखिए इस प्रकार एक के ऊपर एक जब चकतियां रखेंगे तो कितनी होंगी, 50 चकतियां हमको रखना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 भी वृत्ताकार चकती, ये लास्ट वाली चकती है 50 नंबर वाली है, इसके बीच में ये डैश लगा के ये बताया गया है कि आप इसे काउंट करते रहिए, ये लास्ट वाली 50 होगी। देखिए एक वृत्ताकार चकती की मोटाई कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर। तो 50 चकतियों की मोटाई, 50 वृत्ताकार चकती की मोटाई कितनी हो जाएगी भाई, 1/2 में हम 50 का गुणा कर देंगे, 50 चकतियों का 1/2 सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा हमें, तो 50 वृत्ताकार चकती की मोटाई कितनी आ जाएगी, 25 सेंटीमीटर आ जाएगी।
तो हमें इसका आर पता है, आर कितना है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई पता पड़ गई 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब अब हम आराम से बेलन का वक्रपृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। तो बेलन ने सिलेंडर का हम कर्व सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आके ऐसे निकालेंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई आर एच। यहाँ पे हम देखिए मान रख देते हैं 2, फिर पाई का मान 22/7, फिर आर देखिए कितना है इसमें, आर देखिए 7 है और h कितना है देखिए 25 है। 25 लिख दिया है, 7 से 7 कट जाएगा देखिए, तो ऊपर कितना बचेगा, ऊपर तीनों संख्याओं बची हुई संख्याओं का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 2 सही है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल हैं। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ये श्रीधराचार्य का फॉर्मूला है, श्रीधराचार्य के फॉर्मूले के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार इसमें कोई समझाने की जरूरत नहीं है, ये आपको फॉर्मूला याद करना है। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 3 सही है, -b + -b² √b² - 4ac/2a। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ देखिए इन सब संख्याओं का माध्य निकालना है। एक बात आप ध्यान देने की जरूरत है, ये कॉमा से जो डाटा है, कितने डाटा इसमें दिए हैं वो कॉमा से मानते हैं। तो देखिए इसमें किस प्रकार के डाटा हो जाएंगे, ये देखिए 1 2 3 4 4 और ये 5, तो 5 डाटा दिए गए। तो आइए हम इसका माध्य निकालते हैं। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग, यानी आपका जितने भी आंकड़े दिए हैं, यहाँ 5 आंकड़े दिए हैं तो पांचों का आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। कितने आंकड़े हैं मैंने आपको अभी बताया था 5 हैं, 5 डाटा दिया है। तो देखिए फॉर्मूले में यहाँ रख देंगे वैल्यू, इन सभी का योग यानी जोड़ यानी एडिशन यानी कि सम। ये देखिए सभी को हमने जोड़ के लिख दिया है, यानी सभी डाटा का योग अपॉन में 5। अब यहाँ देखिए ये -2 है तो ये +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ये -a और ये +a ये कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पर 1x बचा है, 2x 3x 4x 5x, तो ऊपर कितना आ जाएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा देखिए 5x आ जाएगा। और नीचे कितने 5 हैं, ये दोनों कट जाएंगे 5 से 5, यानी कि हमें कितना मिल जाएगा माध्य बराबर x। तो इसका पहला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सभी पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती हैं। पूर्णांक का मतलब नेगेटिव नंबर भी, ये देखिए नेगेटिव नंबर भी और 0 और पॉजिटिव नंबर भी। तो ये कह रहे हैं सारे के सारे जो पूर्णांक हैं वो क्या है, सभी पूर्ण संख्या होती हैं? नहीं, इसमें ये रह जाएंगी। तो पूर्णांकों में नेगेटिव नंबर भी होते हैं, तो नेगेटिव नंबर को हम पूर्ण संख्या नहीं कह पाएंगे, इसलिए ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया है। अब देखिए प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। परिमेय संख्या जो बटे के रूप में लिखी जा सकती है, P/Q के रूप में लिखी जा सकती है। उन सभी संख्याओं को क्या एक पूर्णांक कह सकते हैं? नहीं, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये ऑप्शन इसमें सही है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। चौथा, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये उसका उल्टा सत्य नहीं है। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। बस आगे अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि एक चतुर्भुज दिया है, उसके चारों शीर्ष हैं A B C D, तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, ये ऑप्शन है। तो आइए एक चतुर्भुज ले लेते हैं, इसके चारों शीर्ष दिए हैं, A बराबर -5, 7, दूसरा B बराबर -4 -5, C बराबर -1 -6 और D बराबर 4 और 5। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं एक चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो चतुर्भुज को 2 त्रिभुजों में विभक्त कर देता है। तो हम यहाँ पे यही गुण का प्रयोग करेंगे, यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग से निकालेंगे, फिर दोनों को जोड़ देंगे तो इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए ये निचला हिस्सा यानी त्रिभुज A B C को हमने इस तरफ ले लिया है, इसका पॉइंट देखिए वही डाल देंगे जो ऊपर डले हैं। ये देखिए अब इसका जो फॉर्मूला होता है, देखिए आप त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2। और देखिए ये फॉर्मूला आपको याद करना है। ये देखिए
जो ए पॉइंट है उसके निर्देशांक मानते हैं x1 y1, और जो बी पॉइंट है उसके x2 y2, और जो सी पॉइंट है उसके मानते हैं x3 y3। तो यहाँ से हमें सभी मानों को देख के इसमें पुट कर देना है यानी रख देना है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक आगे क्वेश्चन आएगा, उसमें आप इस चीज को डिटेल से समझ सकेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे मानों को हम लिख देंगे। x1 की जगह पे कितना लिख देंगे, ये देखिए x1 की जगह पे लिख देंगे हम -5, y2 की जगह पे देखिए y2 -5 है, फिर माइनस y3 कितना है, ये देखिए y3 -6 है। इस प्रकार इसमें सब सारी वैल्यूज में रख देंगे। देखिए माइनस माइनस कितना हो जाएगा इसमें, प्लस। देखिए माइनस माइनस प्लस, इस पे ध्यान दिया गया है। यहाँ ब्रैकेट ओपन हो गया तो कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, बस यहाँ पे चेंज है। अब देखिए यहाँ पे 1/2, देखिए 5 एज इट इज, माइनस के 5 और प्लस के 6 को ऐड किया यानी तो कितना बचेगा 1। ऐसे इसमें इन दोनों को ऐड किया 13, इन दोनों को जोड़ा तो 12, 1/2। तो ये आ गया है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए 35/2। यहाँ ये देखिए ये मॉड का चिन्ह है यानी मापांक, यानी कि यहाँ आगे जरूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे अगर माइनस का चिन्ह आता तो क्षेत्रफल एक अदिश राशि होती है, इसलिए क्षेत्रफल को कभी माइनस में नहीं दर्शाया जाता, इसलिए ये मॉड लगाया गया है। अगर माइनस की भी संख्या आती तो इसको प्लस में कन्वर्ट कर देते मॉड की वजह से। अभी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अभी हमें ये 35/2 आया है, वो इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल आया है। अभी इसका और निकालना बाकी है, तो अगले पेज पे हम इसे निकालते हैं। तो ये 35/2 इसका आ गया है। अगले पेज पे देखिए दूसरा निकालेंगे, क्वेश्चन वही रहेगा। ये देखिए इसको डायगोनली फॉर्म में हमने ये देखिए बात दिया था, इसका नीचे वाला हम निकाल चुके हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल, इसका ऊपर वाला हम निकालेंगे राइट वाला। तो इस राइट वाले को हमने अलग से टुकड़ा काट दिया, इसके जो निर्देशांक है ऊपर से देख के ही यहाँ पे लिख दिए गए हैं। अब देखिए वही फॉर्मूला लगेगा त्रिभुज के क्षेत्रफल का, ये मॉड है 1/2 x1 y2 - y1, सॉरी x1 y2 - y3, ऐसे ये फॉर्मूला लगेगा। तो ए का पॉइंट होता है वो हो जाएगा x1 y1, और बी वाला काम करेगा तो x2 y2, और सी हो जाएगा x3 y3। इन सारे मानों को हम इसमें रख देंगे। ये देखिए सारे मान रख के इसे आप ध्यान से देखते जाइएगा, स्टेप बाय स्टेप है। अंत में इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा माइनस के 109/2। चूंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है यानी कि वो माइनस नहीं लेगी, इसलिए यहाँ पर मॉड का साइन लगाया गया है। यानी कि अब माइनस के 109/2 मॉड के कारण किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, 109/2 में। तो देखिए इस प्रकार हमें पिछले पेज पर 35/2 इस ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया था, और देखिए ADC वाले का क्षेत्रफल कितना आ गया, 109/2। आइए हम इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ के हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 35/2 प्लस 109/2, इनको जब भिन्न को हल करेंगे तो ये आ जाएगा इस प्रकार 144/2 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 72, यानी कि जो ऑप्शन 2 में है इसका ऑप्शन 2 सही। अब जाके पूरा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए tan थीटा बराबर 3/4, तो cot थीटा का मान होगा। तो cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है देखिए 1/tan थीटा आता है। तो देखिए 1 एज इट इज, और tan थीटा की वैल्यू कितनी दी है 3/4। तो यहाँ पे देखिए कितना लिख देंगे 3/4। हम जानते हैं जो बटे का साइन होता है उसके नीचे अगर बटे वाली संख्या आती है तो वो पलट के ऊपर पहुंच जाती है। तो देखिए ये संख्या पलट के ऊपर पहुंच गई, और ऊपर वाले 1 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब 4/3 ही रहेगा। तो cot थीटा का जो आंसर है वो 4/3 यानी कि किस ऑप्शन में दिया है, पहले ऑप्शन में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, cos 45 sin 30 का मान है। द वैल्यू ऑफ cos 45 डिग्री इंटू sin 30 डिग्री। इसमें देखिए अब ये क्वेश्चन उतार लिया है। cos 45 डिग्री यानी 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और sin 30 का 1/2। इन दोनों का ऊपर ऊपर का मल्टीप्लाई कर देंगे यानी गुणा कर देंगे, और नीचे नीचे डिनोमिनेटर का यानी हर का मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो नीचे आ जाएगा। ये किस ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है क्वेश्चन नंबर 12 के। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ देखिए tan 13 डिग्री बराबर है tan 13 डिग्री बराबर है किसके। तो हम जानते हैं
ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले सवाल हैं। तो देखिए tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है cot 90 माइनस थीटा होता है। तो यहाँ हम किसकी वैल्यू निकालनी है, tan 13। तो tan 13 यहाँ थीटा है इसलिए यहाँ पे लिखे है। ये देखिए अगर यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे लिखना है, इसी प्रकार यहाँ 13 है तो यहाँ पे आ जाएगा। तो अगली बार से सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, cot 77। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर किस में है, 4 में है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी पासे को एक बार फेंका जाता है, इसके ऊपर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। तो पासा फेंकने पर कुल संभव परिणाम, तो जब पासा फेंकते हैं तो उस पर एक भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये कुल संभव परिणाम हो गए। अब देखिए क्या लाना है, पासा फेंकने पर अनुकूल परिणाम। अनुकूल का मतलब हम क्या चाह रहे हैं, क्वेश्चन क्या चाह रहा है, तो क्वेश्चन चाह रहा है कि पासा जब फेंकें तो एक अभाज्य संख्या आ जाए। तो इनमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सी हो जाएंगी, देखिए 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी और ये देखिए 5 हो जाएगी। तो इस प्रकार अनुकूल परिणाम यानी फेवरेबल आउटकम आ गए हैं। अब देखिए इसकी जो प्रायिकता होगी यानी प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3/6 यानी कि अनुकूल परिणाम, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम 3/6। इसको जब कट कर देंगे, काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ देखिए एक बटन दिया है, इसका माध्य निकालना है। एक एक्स वाली टेबल है जो डाटा वाली टेबल है और बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी यानी रिपीटिंग डाटा की टेबल है। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें एफ और एक्स वाली जो टेबल है एक नई टेबल बनाना है जिसे नाम देंगे एफ एक्स। ये देखिए एफ एक्स, इसमें हमें करना है इन दोनों का एफ एक्स का मतलब एफ इंटू एक्स यानी एफ का गुणा एक्स में। तो देखिए एक्स का गुणा किस में करना है, एफ में। तो 4 पंजे 20, 6 का 10 में करेंगे 60, 9 का 10 में करेंगे 90 और 10 का 7 में करेंगे 70 और 15 × 120। इस प्रकार ये एफ एक्स वाली टेबल निकालना है। आइए हम माध्य का फॉर्मूला देखते हैं। माध्य का फॉर्मूला अभी देखते हैं। एफ एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 360 सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा ये बताता है कि एफ एक्स वाली टेबल का पूरे का जोड़। सिग्मा चलिए सम को दर्शाता है यानी जोड़ का दर्शाता है। और सिग्मा एफ, इसमें एफ वाले की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे एफ, ये एफ वाली टेबल ये है पूरी, इसको जोड़ दिया गया है तो कितना आ जाएगा, 40। यानी एफ एक्स वाली पूरी टेबल को जोड़ना है और एफ वाली टेबल की पूरी टेबल को जोड़ना है, पूरे डाटा को जोड़ना है। तो ये आ गई। अब देखिए माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आइए इसकी वैल्यू रख देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, देखिए 360 और एफ सिग्मा एफ की वैल्यू 40 है। इसको कट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, देखते हैं 9। इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 12 संख्याओं का माध्य 11 है। यदि 3 संख्याओं 2, 5, 6 को क्रमशः 6, 5, 2 से बदल दिया जाए तो नया माध्य है। तो यहाँ हम देखते हैं 2, 5, 6, 2, 5, 6 का टोटल 13 आ रहा है और 6, 5, 2 का टोटल भी 13 आ रहा है। यानी जिन संख्याओं का सम माध्य निकालने के लिए पूरे डाटा का सम करना पड़ता है, उन सब में इन संख्याओं को हटा के इन संख्याओं को लिखना है। तो देखिए इन संख्याओं को जब हटाएंगे और ये संख्या लिखेंगे तो टोटल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। इन संख्याओं का टोटल भी 13 है और ये जाने वाली संख्याओं का टोटल कितना है, 13 और आने वाली संख्याओं का टोटल भी कितना है, 13। चूंकि जाने वाली और आने वाली संख्याओं का योग समान है, ये देखिए जाने वाली संख्याएं हैं इनका योग 13 और जो आने वाली संख्याएं हैं यानी इनकी जगह पे ये संख्याएं लिखेंगे तो इनका योग भी 13 ही आ रहा है। चूंकि जाने वाली और आने वाली संख्याओं का योग समान है इसलिए माध्य अपरिवर्तित रहेगा। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 2 11 ही रहेगा, क्योंकि 12 संख्याओं का माध्य इसमें कितना दिया था, 11, जो कि अपरिवर्तित रहेगा यानी वैसा का वैसा ही रहेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता। 3 सिक्कों को जब उछालेंगे तो हमें देखिए क्या क्या प्राप्त होगा, कुल परिणाम क्या क्या होंगे। तीनों, ऐसा हो सकता है 3 सिक्के उछालेंगे तीनों पे एच आ जाए, ऐसा भी हो सकता है तीनों पे टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है कि 2 पे एच 1 पे टी, और ऐसा हो सकता है कि पहले और थर्ड पे आ जाए एच और बीच में आ जाए टी यानी टेल, चित्त यानी पोपट। इस प्रकार ये 9 में कितने 8 कुल परिणाम प्राप्त होंगे। तो सभी चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता, इसमें देखिए कुल परिणाम कितने हैं ये हैं और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया। तो क्या लाना चाह रहे हैं, अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे हमारे, अनुकूल परिणाम क्या चाह रहे हैं हम,
सभी चित्त हो जाएं, चित्त आए। तो देखिए ऐसा परिणाम इनमें से कितना है, एक है सिर्फ, ये एच एच एच। तो अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई, यानी ये एक ही तो परिणाम आया है, इसकी संख्या हो गई एक। देखिए इसका जो प्रायिकता प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है वो कितना हो जाएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या, फेवरेबल आउटकम एंड टोटल आउटकम। अब देखिए इसकी वैल्यू रख देंगे, अनुकूल परिणाम कितने हैं वो 1 और कुल परिणाम कितने 8। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन 2 नंबर का सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। दो पासों की एक अकेली उछाल में दो पासों को एक साथ फेंका गया है, एक द्विक है, द्विक का मतलब डबल, डबल का मतलब क्या है, देखिए दोनों पासों पर एक ही अंक को प्राप्त करने की प्रायिकता निकालनी है। तो जब दो पासों को हम फेंकेंगे तो कुल परिणाम देखिए कितना आ जाएंगे, ये देखिए आप कुल 36 परिणाम आ जाएंगे। एक पासे को फेंका जाता तो कुल 6 परिणाम आते हैं, दो पासे को फेंकेंगे तो 6 गुणा 6 यानी 36 परिणाम आएंगे। तो देखिए इसका मतलब मैं समझा देता हूँ। ऐसा हो सकता है कि पहले पासे पे एक आए और दूसरे पासे पे भी एक, पहले पासे पे एक, दूसरे पासे पे दो, पहले पासे पे एक, दूसरे पासे पे तीन, पहले पासे पर एक और दूसरे पासे पर 4, पहले पासे पे एक और दूसरे पासे पर 5, पहले पासे पर एक और दूसरे पासे पर 6। इस प्रकार पहले पासे पे 2, फिर पहले पासे पे 2, दूसरे पे 1। इस प्रकार ये कुल 36 परिणाम हमें प्राप्त होंगे। तो इसमें देखिए मैंने आपको ये देखिए रेड कलर में दिखाया है, एक ही द्विक हो अर्थात दोनों पासों पे एक ही संख्या हो। तो देखिए यहाँ कुल परिणाम तो ये रहे, तो कुल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये देखिए काउंट कर लीजिए आप, 36 हो जाएगी। अब देखिए एक द्विक यानी दोनों पासों पे एक ही संख्या हो, ये हमारे अनुकूल परिणाम होंगे यानी फेवरेबल। हम हमारा फेवर करने वाले कौन से हैं, जो हम चाह रहे हैं। तो दोनों पासों पर एक ही संख्या आ जाए। ऐसे कितने हैं, देखिए 1 ये लिख दिया है, 2 ये लिख दिया, 3 4 ये 5 और ये 6। इस प्रकार अनुकूल जो परिणाम है, फेवरेबल आउटकम है, वो कितने हो जाएंगे, हमारे अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। तो हमें कुल परिणाम और अनुकूल परिणाम लिख के मिल गए हैं। इसका फॉर्मूला हम प्रायिकता का प्रोबेबिलिटी के जानते ही हैं, क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणामों की संख्या। तो देखिए अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, देखिए 6 और कुल परिणाम कितने हैं, 36। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए अभी 1/6 आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 चिंग 36, 1/6। 1/6 के ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, 3 ऑप्शन में है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। इस समांतर श्रेणी का 10वां पद पता करना है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस गिवन एपी। 4 ऑप्शन दी हैं। तो देखिए इसमें ए क्या होता है, प्रथम पद। तो पहला पद कितना है, 5। फिर डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं, जो आगे वाला पद है उसमें से पीछे पद वाला पद घटा देंगे। तो 8 में से जब 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये डी आ गया यानी कि सार्वंतर आ गया। पहला पद और इनका जो अंतर है उसको बोलते हैं सार्वंतर। तो वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो अब देखिए इसका फॉर्मूला लगाते हैं, T4 टर्म पद। तो n पद का फॉर्मूला ये रहा, जहाँ n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है और d क्या है, सार्वंतर। तो a पता है हमें और d पता है। तो देखिए कौन सा पद निकालना है, 10। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा, 10। यहाँ n की जगह पे देखिए 10 आया है, तो यहाँ पे भी n की जगह पे 10 आएगा। a की वैल्यू कितनी है, 5 और d की वैल्यू कितनी है, 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 ये 10 में से 1 गया था 9 और ये 3, देखिए 9 3 27 और 5 कितने हो जाएंगे अब 32। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन 1 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अगेन एपी। तो 10 6 2 के प्रथम 16 पदों का योग है। देखिए 16 पदों का योग निकाला है। इसमें 16वां पद नहीं पूछा है, जिस 16 के 16 आपके जो टर्म है, पद आए हैं, उन सभी का योग पूछा है, सम पूछा है। तो देखिए हम इसमें a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 10 है। इसमें अंतर, तो d कैसे निकालेंगे, देखिए अगले पद में से पिछला पद घटा देना है, यानी 6 - 10। तो हमें कितना मिल जाएगा, -4। तो इसका सार्वंतर आ गया, प्रथम पद आ गया और सार्वंतर आ गया, डिफरेंस आ गया इसका। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। 16 पदों का योग निकालना है, तो पहले हम 16वां पद निकाल लेते हैं। पहले 16 पद यानी फॉर्मूला लगा दिया। तो कौन सा पद निकालना है भाई, 16।
ए की वैल्यू रख दी, एन की वैल्यू कितनी है 16 तो 16 लिख दिए, डी की वैल्यू रख दी। ये देखिए 16 में से 1 गया 15 बचा, -4 एज इट इज, 10 एज इट इज, 15 गुणा 4 में हुआ तो -60 आ गए। इनको सेपरेट करेंगे तो कितना आ गया -50। यानी ये अभी आंसर नहीं आया है, 16वें नंबर का जो पद है वो -50 है। अब हमें जो 16वें पद तक सारे पदों को हमें जोड़ना है, यानी योग याद करना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है SN, S फॉर सम, कितने पदों का सम, n पदों का। तो इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 प्रथम पद और लास्ट पद, अंतिम पद। तो देखिए कितने पदों का निकालना है, 16 पदों का। तो अंतिम पद कौन सा हो जाएगा, 16वां पद। तो 16वां पद देखिए यहाँ पे कितना -50, यानी इसी को हम बोलेंगे अंतिम पद। देखिए a का मान कितना है इसमें 10 है, तो हम देखिए 10 लिख देंगे। n का मान देखिए कितना है, इसमें कितने पदों का योग निकालना है हमें, 16 पदों का। तो n की जगह पे कितना आ जाएगा, देखिए 16 और नीचे 2। फिर a कितना है, देखिए a की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 लिख दिया है। लास्ट पद L मीन्स लास्ट पद, लास्ट पद देखिए कितना था, 16 पद हमें लास्ट पद माना गया है, तो ये -50 हो जाएगा अगली बार में। 2 से 16 को काट देंगे 8, 10 ऐसे कैसे, और जो T16 है 16वां पद है वो कितना आ गया -50। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 8 ऐसे 10 -50 हो जाएगा, 8 ऐसे कैसे, ये -40 बचेगा, इतना गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 8 चौक 32, यानी 320। तो ये ऑप्शन ए में है, यानी कि 1 में है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। यदि देखिए ए दिया है, प्रथम पद दिया है, डी दिया है और एन दिया है, तो एन का मान पता करना है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, देखिए ए दिया है, डी दिया है, तो अब देखिए एन का मान पता करना है, तो ये एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस n-1 डी। तो देखिए एन वाला पद कितना दिया 7.2, तो यहाँ पे 7.2 लिख दिया। ए के मान कितना है -7.2, तो ये लिख दिया। n-1 n निकालना है, इसलिए n का ऐसा का ऐसा ही रहेगा, -1 ऐसा का ऐसा। डी की जगह पे कितना दिया 3.6 लिख दिया। अब देखिए 7.2 के पास ये वाले 7.2 जाएंगे तो ये प्लस हो जाएंगे, ये इधर पहुंच गए इसके पास। बाकी ये एज इट इज ऐसा कैसा बता दिया है, 7.2 प्लस 7.2 कितना हो जाएगा 14.4, यानी 14.4। ये एज इट इज। अब 3.6 से कहाँ जाएंगे, इसके नीचे जाएंगे, देखिए ये आ गए। इसको जब कट करेंगे तो कितनी बार में कट हो जाएगा, ये जब इसको कट करेंगे तो कितनी बार में, जब इसको कट करेंगे तो कितनी बार में कट हो जाएगा, ये देखिए 4 बार में। तो यहाँ पे देखिए कितना बचा, यहाँ 4 बचा और यहाँ n-1। अब देखिए ये 1 इधर पहुंच जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 1 4 के पास पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस के 1 हो जाएंगे, तो 4 + 1 कितना हो जाएंगे 5। तो इसका मतलब n का मान कितना आ गया 5, यानी कि इसमें ऑप्शन 4 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यदि त्रिभुज ABC क्या है, सर्वांगसम है त्रिभुज PQR के, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ये इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है। इस प्रकार के इसमें 3-4 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखिए हम 2 डायग्राम लेते हैं। पहले का नाम त्रिभुज ABC, दूसरे का नाम आप ध्यान से देखिए क्या डालेंगे। दूसरा त्रिभुज ले लिया, इसका डालेगा PQR। यहाँ गौर करने वाली बात है, ये सर्वांगसम दिया है। सर्वांश का मतलब एक आकृति दूसरे आकृति के ऊपर जब रखते हैं तो एक दूसरे को वो ढक लेती है, यानी कि A वाला पॉइंट P के संपाती होगा, B वाला पॉइंट Q के संपाती होगा और C वाला पॉइंट किसके संपाती होगा, R के। तो इसमें यही पूछा है, ये संपाती यानी कौन साइड वाले पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखो B R के संपाती तो होगा नहीं, B R के संपाती नहीं होगा, B होगा Q के संपाती, तो ये ऑप्शन कैंसिल। C होगा, ये कह रहे हैं C Q के संपाती है। देखिए C किसके संपाती है, असली में R के, तो ये भी गलत कह रहे हैं। A किसके संपाती होगा, कोइंसाइड होगा किसके, A R के होगा क्या, A R के नहीं है। किसके संपाती है, A P के संपाती है, तो ये गलत है। इसमें देखिए सही है, A किसके संपाती है, P के। A किसके संपाती है, देखिए P के, इसलिए ये उत्तर इसका 4th सही है। यानी A किससे संपाती है, देखिए P पे, यानी कि इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23,
यदि A1, A2, A3 और A21, A21 तक वे सभी AP में हैं जिनका ओवेनिस्ट अंतर D है, यानी इनका जो सार्वंतर है, जिस अंतर से वो बढ़ रहे हैं, वो कितना है? D है। तो हमें दिखाना है A1, A5, A9 और A13 को होना चाहिए। तो देखिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रथम पद तो पता है हमें, प्रथम पद, और इसका सार्वंतर कितना है? D। तो D, तो A और D हमें पता है। तो आइए हम देखिए, प्रथम पद निकालने की जरूरत नहीं है, तो अब हम पांचवा पद निकालेंगे, पांचवा A5। तो A5 का ये फॉर्मूला लगा दिया। A5 यहाँ A प्लस n-1 D होता है। तो प्रथम पद की जगह पे कौन है? देखिए A1, तो A1 लिख दिया है। कौन सा पद निकालना है? पांचवा, क्योंकि A5 है ना, तो n बराबर कितना है? 5, तो n की जगह पे 5 लिख दिया, 5-1। और D इन्होंने कितना रखना है? अंतर D, तो D ही रखा है। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो A1 एज इट इज, 5-4 4D आ जाएगा। A5 निकालने के बाद अब निकालेंगे हम A9। A1 प्लस n-1, तो n की जगह पे कितना है? 9, तो यह 9-1 हो गया। D एज इट इज, और प्रथम पद ऐसा का ऐसा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ गया। अब हम निकालेंगे A13, A13। देखिए A13 ये आ गया। अब हमें ये साबित करना है, देखिए इन चारों को हमें साबित करना है कि ये होना चाहिए। देखिए चारों ऑप्शन में AP में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, AP में होना चाहिए, और AP हो भी सकता है और नहीं भी। तो AP में होना चाहिए। पहले इसका AP चेक कर लेते हैं। AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, समांतर श्रेणी होने के लिए इनका सार्वंतर कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? देखिए बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देते हैं, तो हम यहाँ सार्वंतर इसका निकालेंगे। नए सार्वंतर को मैंने D1 नाम दे दिया है। पुराना सार्वंतर कितना है? D। तो देखिए A5 में से किसको घटाएंगे? A1 को। A5 में से किसको घटाया? A1 को। A5 की वैल्यू कितनी है? देखिए A5 की वैल्यू ये है, ये देखिए ये है। और A1 की वैल्यू कितनी है? A1 की वैल्यू A1 ही है। तो यहाँ देखिए A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 4D। तो ये 4D बच गया है। ठीक है, ये देखिए ये हमने निकाला इन A5 में से A1 को सब्ट्रैक्ट करके। अब हम निकालते हैं, मान लीजिए A9 में से A5 को सब्ट्रैक्ट करके। A9 में से A5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे तो निकालेंगे। तो इस प्रकार देखिए इसकी वैल्यू कितनी है? देखिए ये है, और A5 की वैल्यू ये रही। इन दोनों को सब सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी एक्सपेंड करेंगे, तो इतना आ जाएगा। ये भी कितना आ गया? 4D। इसका मतलब इनका सार्वंतर भी 4D आया है, इसका भी सार्वंतर 4D आएगा, और इसका भी सार्वंतर 4D आ रहा है। तो इसका मतलब जो पुराने सार्वंतर से पुराना सार्वंतर, उसके नए सार्वंतर कितना आ रहा है? 4D। और जब सार्वंतर समान होता है, यहाँ भी 4D, यहाँ भी 4D, यहाँ भी 4D, तो श्रेणी कैसी है? AP में होती है। तो AP में श्रेणी है इन तीनों का। ये श्रेणी किसमें है? AP में होना चाहिए, यानी AP में है। और जिनका सार्वंतर, जिनका ओवेनिस्ट अंतर यानी सार्वांतर, ओवेनिस्ट अंतर कितना आ रहा है? देखिए 4D, वो यहाँ दिख रहा है कितना आ रहा है? 4D। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। तो देखिए अगली बार एक और निकाल के बताया है इसमें। A13 में से A9 घटाएंगे तो अभी देखिए 4D आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। संख्याओं की का माध्यिका है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है इन आंकड़ों को या तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दें, या फिर असेंडिंग ऑर्डर यानी आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम। तो हम इसे बढ़ते क्रम में डाटा को लिख देते हैं। आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही मीन्स बढ़ते क्रम में लिखने पर, तो पहले कौन आएगा? 4, फिर 6, फिर 15, फिर 9, 19, फिर 21। तो जब आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखते हैं तो देखिए अगर आंकड़ों की जो संख्या 1, 2, 3, 4, 5 है तो विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जब भी होता है तो इसके बीच की एक संख्या हमें मिल जाती है, सिर्फ ये ऑड नंबर में ही लगाना है। तो विषम जो बीच की संख्या मिल जाती है वही इसके माध्यिका यानी मीडियन होता है। तो इस प्रकार देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा? माध्यिका बराबर 15 यानी कि ऑप्शन नंबर 2। आइए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, अशून्य परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होगा। तो गुणनफल किस किस का? परिमेय संख्या का।
और अपरिमेय का। और परिमेय भी कैसी होना चाहिए, देखिए अशून्य, शून्य नहीं होना चाहिए। तो परिमेय संख्या देख लीजिए, मान लीजिए मैंने 2/3 ले लिया, तो ये परिमेय संख्या हो गई। एक अपरिमेय लेना है तो एक √5 ले लिया। तब तो इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो देखिए यहाँ पॉसिबिलिटी सीधी सीधी दिख रही है, ये भी अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, हमेशा कैसा रहेगा, अपरिमेय, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का त्रिज्याखंड AOB है, वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण बनाता है। इसका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालिए। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है θ/360 गुणा πr²। थीटा होता है केंद्र त्रिज्याखंड के द्वारा, चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो ये कितना दिया है, 45, वृत्त के केंद्र पर 45 डिग्री का कोण अंतरित करता है। तो थीटा की जगह पे कितना आ गया, 45, नीचे 360। अब देखिए यहाँ पे पाई ऐसा कैसा रखते हैं, और आर की जगह पे कितना ले देंगे, 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिया है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया है। अब 45 से इसको 360 को काट देंगे तो ये देखिए कितना आ जाएगा, 9 से काट दिया, 9 × 5 = 45, 9 × 36 और ये 0, तो 5/40 आ गया। अब देखिए 5 × 5, फिर से देखिए 40 को काट दिया, 5 × 5 और फिर 40 को काट देंगे, 5×8 = 40। इस प्रकार के ऊपर देखिए कितना बचेगा, 4 × 16 और ये पाई बचा, और नीचे देखिए यहाँ पे 8 बचा, 8 लिख दिया, इसको इससे कट कर देंगे, 8 × 8 = 16, यानी कितना आ जाएगा, 2 पाई। ये इसमें देखिए ऑप्शन नंबर 2 में सही है। क्वेश्चन नंबर 27, रेखिक समीकरण युग्म का कौन सा हल होगा, इसकी प्रकृति पता करनी है। देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इसमें है, बराबर के एक इक्वेशन में बराबर के एक तरफ राइट हैंड साइड 0 है और दूसरे में नहीं है। सबसे पहले ये इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इक्वेशंस को। देखिए इसमें कोई चेंज नहीं है तो ऐसा कैसा था दिया। इसमें देखिए 75 को इधर से इधर ले जाएंगे, तो देखिए 9x 12y और ये 75 थे वो इधर आ गए। अब देखिए हम जानते हैं इनका a1/a2, तो a1/a2 इक्वल b1/b2 4/12, c1/c2 तो बराबर 15/-75। तो ये a1/a2 b1/b2 c1/c2 ये आ गया। इसको कट कर देंगे भाई, 3 × 1 = 3 3 × 9 यानी 4 3 × 12 और 4 × 1 = 4। ये देखिए 15 5 × 75 और 15 1 × 15, 15 × 1 = 15, 15 5 = 75। तो देखिए यहाँ हम देखते हैं 1/3 बराबर 1/3, फिर देखिए 1/-5 आ रहा है, यानी कि तीसरा हिस्सा बराबर नहीं है। ये इक्वेशन फिट होती है a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इसका मतलब होता है कि इन दोनों समीकरण का जो सिस्टम है, निकाय है, इसका कोई भी हल नहीं होगा, यानी x का और y का आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब देखिए a1/a2 b1/b2 और c1/c2 ये फॉर्मूला होता है। इसका मतलब होता है इसका कोई भी हल नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। किसी द्विघात समीकरण के एक मूल 1 है और 3 है, समीकरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए समीकरण का फॉर्मूला ये होता है x² माइनस मूलों का योगफल, मूल यानी रूट। तो कितना दिए, एक मूल दिया है अल्फा, एक मूल दिया है अल्फा 1 और एक मूल दिया है बीटा 3। दोनों मूलों का योगफल यानी 1 और 3 का जोड़ यहाँ आएगा और 1 और 3 का गुणा आएगा यहाँ पे। बस ये फॉर्मूला याद रखना है और वैल्यू इसमें रख देना है। तो देखिए 1 और 3 जुड़ के आ गए यहाँ पे, और मूलों का गुणनफल कितना आ गया, 1 × 3 x² 3 हो गया, कितने हुए 4x और 3 × 3, ये हो गया आंसर। तो ये देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में है। आइए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ये AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें क्या होगा, सामान्यतः श्रेणी, nवा पद निकालना है, nवा। तो प्रथम पद दिया है, सार्वंतः कैसे निकलेगा, 3 में से 5 घटा के, तो -5। प्रथम पद कितना है 8 और सार्वंतः d कितना है, देखिए 3 में से 5 8 जाएंगे तो कितना बचेगा -5। तो a पता है, d पता है। अब आइए an वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। nवा पद यानी tnवा पद, टर्म nवा, तो a की वैल्यू रख देते हैं यहाँ फॉर्मूला लिखने के बाद, और n-1 ऐसे कैसे, और d की वैल्यू कितनी है -5।
आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस के 5 का गुणा जब n में होगा तो माइनस के 5n, माइनस के 5 का गुणा 1 में होगा तो माइनस के 1 में होगा तो प्लस के 5। 8 और 5 कितने हो गए? देखिए 13 माइनस 5n। इस प्रकार इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। यदि संख्याएं 2, 7 और k+4 एक AP में हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। जब भी नंबर या श्रेणी AP में होती है तो उनका सार्वंतर बराबर रहता है। तो यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, यानी ये T2 है, ये T1, ये T2 और ये T3। तो बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटाएंगे, यानी T2 में से T1 घटाएंगे। तो T1 माइनस T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो देखिए दूसरा टर्म कितना है? दूसरा टर्म में 7 लिख दिया। पहला टर्म 2 तो 2 लिख दिया है। तीसरा टर्म ये है k+4 और दूसरा टर्म कितना है? 7 तो 7 लिख दिया है। तो यहाँ देखिए 4 7 में से आएंगे, माइनस के 3 बचेगा तो यहाँ जाएगा k-3 है, यहाँ करके 5 आ जाएगा। प्लस के 3 यहाँ से इधर जाएंगे तो प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस के 8 हो गया। अब देखिए इस प्रकार k का मान पूछा है तो k का मान इसमें ऑप्शन नंबर 4 में नहीं 8 है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। किसी AP के प्रथम 3 पदों का योग 51 है और उसके प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल 240 है। तो निम्न में से कौन सा AP का सार्वंतर है? इन्हें D यहाँ पर पता करना है। तो देखिए जब भी AP के 3 पद मानने हो तो देखिए माना कि सामान्यतः श्रेणी AP के 3 पद ये इस प्रकार से माने जाते हैं A+D, A माइनस D। जब भी 3 पद आप माने तो इन्हीं पदों को माना जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन की पहली शर्त, क्वेश्चन नंबर 31 की शर्त क्या, पहली शर्त क्या है? 3 पदों का योग। तो इन तीनों का योग यानी कि सम कितना हो जाएगा? 51। तो देखिए तीनों का सम कितना है? 51। अब यहाँ देखते हैं इस D से ये वाली D कट गई तो यहाँ कितने A बचेंगे? 1 2 3। तो यहाँ आ जाएगा 3A बराबर 51 51। तो देखिए 3 1 3 और 3 से 51 को काटेंगे, कितना आ जाएगा? 17। A का मान हमें मिल चुका है। आइए इस क्वेश्चन की दूसरी शर्त देखते हैं। पहले पद और तीसरे पद का गुणनफल। तो पहला पद और तीसरे पद का गुणा करना है। देखिए पहला पद और तीसरे पद का गुणा कितना आएगा? 240। तो 240 लिख दिया है, मल्टीप्लाई A पहले पद का और थर्ड पद का टर्म का 240 आ गया। यहाँ देखिए A+B और A-B का गुणा है तो इसका फॉर्मूला होता है A² माइनस B², यानी कि B की जगह पे यहाँ पे D है तो A+D और A-D का मल्टीप्लाई करने से ये आ जाएगा। A की वैल्यू हमें मिल चुकी है तो A की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं, D एज इट इज 240 एज इट इज। इसका आ जाएगा 289 माइनस के D² 240। अब D² को उधर ले जाएंगे, 240 को इधर लाएंगे। देखिए 289 289 में से 240 ये प्लस के हैं तो देखिए इधर जाके माइनस के हो गए और D² देखिए इधर से उधर जाके प्लस का हो गया है। क्वेश्चन नंबर 32। शांत जल में एक नाव की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। शांत जल यानी नदी तालाब का जो पानी है बिल्कुल शांत है। यह धारा के अनुकूल अपस्ट्रीम में 2 घंटे में 15 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो धारा की चाल क्या है? सबसे पहले माना कि धारा की जो चाल है x किलोमीटर पर आवर मान ली हमने, और नाव की चाल कितनी दी है? 5 किलोमीटर पर आवर। धारा के अनुकूल नाव की चाल, जब धारा यानी पानी के साथ हम नाव चलेगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी यानी कि प्लस हो जाएगी। तो इसमें जो धारा की चाल और नाव की चाल दोनों को प्लस कर दिया है तो ये क्या हो गई? कुल चाल इसकी आ गई है। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना आ जाएगा? देखिए चाल की जगह कितना आ गया? x+5 आ गया। दूरी कितनी दूरी तय कर लेगा? 15 किलोमीटर। और समय कितना है? देखिए 2 घंटे, समय की जगह पे 2 घंटे लिख दिए। इसको सॉल्व कर लेंगे हम। ये देखिए 15/2 को 7.5 बोलते हैं। 5 इधर से उधर जाएंगे तो 7.5 में से माइनस के 5 हो जाएंगे। माइनस के 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए 2.5 बचेगा यानी 2.5। तो इसका मतलब जो धारा की चाल है वो कितनी आ जाएगी? 2.5 किलोमीटर पर आवर। यही इसका आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते हैं। यदि किसी AP में n व पद
इस सूत्र यानी फॉर्मूले से दिया जाता है तो उसका तीसरा पद पता कीजिए, ये ऑप्शन है। एन व पद देखिए तो ए एन से हम दर्शाते हैं, उन्होंने ये फॉर्मूला दिया है तो ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे एन के लिए, और इसका तीसरा पद निकालना है यानी ए एन, यहाँ पे हमें 30 लिखना है तो यहाँ 30 लिख दिया। जब एन की जगह पे यहाँ पे 30 लिखेंगे तो इस वाले एन की जगह पे भी यहाँ पे 30 लिखेंगे, तो 3 3 जा 9 तो 90 हो गया यहाँ पे, और +1 तो कितना आ जाएगा 91। तो ये 91 देखिए ऑप्शन 2 में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, बहुपद 2x² - 6x + 1 के शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका फॉर्मूला होता है शून्यों का गुणनफल बराबर c/a। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं a, इसको बोलते हैं b, यानी b है -6 और ये बोलते हैं c। तो इस फॉर्मूले में हम रख देंगे c कितना है 1, तो देखिए 1 लिख दिया, और a कितना है 2, तो 2 लिख दिया है, तो c/a। इस वाले फॉर्मूले से हमने आंसर निकाल दिया। इसका आंसर कहाँ है देखिए थर्ड वाले में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है कि होते हैं, इसकी प्रकृति पता करना है, नेचर पता करना है। तो वर्ग समीकरण के नेचर पता करना हो तो आपको इसका विभक्ति कर निकालना है, यानी कि b² - 4ac, इसका d निकालेंगे आप। तो देखिए a की वैल्यू कितनी है 2, b की वैल्यू -√5 और c की वैल्यू है इसमें 1। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे हम, b की वैल्यू -√5 होल स्क्वायर तो स्क्वायर, माइनस तो -4 की जगह पे 4, a की जगह पे कितना आ जाएगा देखिए a बराबर 2 है तो 2 लिख दिया, c बराबर कितना है 1 तो 1 लिख दिया है। ये देखिए यहाँ जब √5 का स्क्वायर करते हैं तो 5 आ जाएगा, -4 2 जा 8, 4 दूनी 8 आ गया। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ गया -3। तो d जब भी माइनस का आता है इसका मतलब उसके मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो वास्तविक मूल इसके नहीं होंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, बहुपद f(x) जिसका आलेख नीचे दिया गया है, उनके शून्यों की संख्या निकालना है, तो नंबर ऑफ जीरोस निकालना है इसमें। तो देखिए जब भी किसी बहुपद का ग्राफ खींचते हैं तो वो ग्राफ ये है, देखिए f(x) का ग्राफ ये दिया है, ये देखिए ये दिया है, ये f(x) का ग्राफ है। जब कोई भी ग्राफ x वाली लाइन को जितने पॉइंट्स पे काटता है वही उसके नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, यानी शून्य होते हैं। तो यहाँ हम देखिए x वाली लाइन ये है, ये कितने बिंदुओं पे काट रहा है देखिए 1 2 3 और ये 4 बिंदुओं पे इसे काटा है, इसका मतलब इसके शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 4, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, दो त्रिभुजों ABC PQR में, अब यहाँ पे देखिए समरूप नहीं लिखा है, सर्वांग सम नहीं लिखा है, तो बस ये दे दिया है देखिए AB/QR, BC/PR, CA/PQ। तो ये देखिए इससे त्रिभुज की समरूपता का एक प्रतिबंध होता है कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अनुपातिक होती हैं, या उल्टा भी भुजाएं अनुपातिक हों तो क्या होता है त्रिभुज समरूप होते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ इस क्वेश्चन को हल करने में सहायता मिलेगी। तो देखिए हम पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं जिसका नाम हम 2 त्रिभुज ले लिए, एक का नाम डाल देंगे ABC। अब यहाँ पे ध्यान देना है, चूंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई अभी कि अगर 2 त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में हैं तो वो त्रिभुज कैसे हो जाएंगे समरूप। तो त्रिभुज ABC की समरूप कौन सा है, इसका नाम डाल समय आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए समरूप त्रिभुज का मतलब होता है ये वाली भुजा है तो इसकी ये वाली भुजा होगी, नीचे वाली भुजा है तो इसकी भी नीचे वाली भुजा होगी, संगत भुजाएं जिन्हें कहते हैं, और ये राइट वाली भुजा है तो इसकी भी राइट वाली भुजा होगी। तो इस चीज का हमें संगतता का ध्यान रखना पड़ता है। तो देखिए यहाँ AB है तो इसमें देखिए QR दिया है, इस वाले डायग्राम में AB ले रहे हैं तो इस वाले की क्या लेंगे हम, ये वाली साइड लेंगे, तो इसका नाम हमें QR डालना पड़ेगा, तभी तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाले इस ट्रायंगल की लेफ्ट हैंड साइड वाली भुजा इस वाले के लेफ्ट हैंड वाले की होगी संगत समानुपात में। तो देखिए इसको QR डालना पड़ेगा, देखिए QR डाल देते हैं। अब जब QR यहाँ पे डल गया तो P पॉइंट डेफिनेटली यहाँ पे डलेगा, ये देखिए P पॉइंट डाल दिया है। अब देखिए इसका नामकरण में हमें हमेशा ध्यान रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे AB किसके QR के, देखिए AB इसके हो जाएगा QR के, BC तो देखिए नीचे वाला BC तो नीचे PR तो देखिए PR आ रहा है, ठीक है। CA तो यहाँ कितना आ रहा है देखिए PQ आ रहा है, यानी हमारे जो संगतता को ध्यान में रखते हुए त्रिभुज ABC की संगत कौन है, ये ही बिंदु इसी प्रकार डलेंगे, यानी बिल्कुल सही डले हैं। अब देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए इसमें फिक्स
त्रिभुज का नाम ये है PQR 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 PQR। तो इस वाले त्रिभुज का नाम लेके हमें इस वाले त्रिभुज को ABC वाले त्रिभुज को अरेंज करना पड़ेगा। तो देखिए PQR, देखिए P फिर Q फिर R, इसका जब नामकरण किया गया है तो यहाँ से स्टार्ट है, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आए हैं। तो जो ABC वाले त्रिभुज का नाम भी ऐसे ही डलेगा, ये पहले P फिर Q फिर R, तो इसमें भी पहले डलेगा C फिर डलेगा A फिर डलेगा B। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए 4 सही होगा। आप फिर से देख लीजिए PQR, देखिए P फिर Q फिर R, तो जब इसका ABC का भी नाम डालेंगे तो देखिए C A और B डालेंगे, इसलिए ये इसका ऑप्शन 4 सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 9:4 के अनुपात में है, इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात है। एक थ्योरम है जो ये कहती है, थ्योरम का स्टेटमेंट, कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी जो संगत भुजाएं हैं उनकी वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज हैं तो उनके अलग अलग क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाएं। तो देखिए संगत भुजाएं आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो यहाँ हमने AB PQ ले लिया है, तो AB बटे PQ, इनका क्या होता है संगत भुजाओं के वर्गों का अनुपात। तो वर्गों के लिए अलग अलग ना लगाते हुए उनको बाहर लगा दिया गया है, वर्ग यानी स्क्वायर। तो वो स्टेटमेंट एक बार फिर से सुन लीजिए, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के, इसकी भुजा का वर्ग और इस वाली भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। बस हमें इस फॉर्मूले में आंसर ये दिए गए मान रख देना है और आ जाएगा। AB बटे PQ कितना दिया है 9/4, तो 9/4 लिख दिया, बाहर स्क्वायर है तो इस पे बाहर स्क्वायर लगा देंगे। तो देखिए अब जब इसका आंसर लेंगे 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 और 4 का स्क्वायर 16। इस प्रकार हमें इसका आंसर मिल चुका है, कितना आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 81/16। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, एक वृत्त की दो त्रिज्याओं के बीच 140 डिग्री है का कोण है, इन त्रिज्याओं के सिरों पर स्पर्श रेखा खींची है। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए दो त्रिज्याएं ले ली हैं, इन दो त्रिज्याओं के बीच कितने का कोण है 140। ये देखिए दोनों त्रिज्याओं के बीच कितने का कोण है, इसमें क्वेश्चन में दिया है 140 का इन दोनों त्रिज्याओं के बीच कोण है। अब देखिए तो इन त्रिज्याओं के सिरों पर, ये त्रिज्या है, इसके सिरे पर यानी यहाँ पे एक स्पर्श रेखा खींचेंगे, 140 का कोण हो गया इन दोनों त्रिज्याओं के बीच। देखिए इसके सिरे पे एक स्पर्श रेखा खींच दी, फिर इसके सिरे पर एक स्पर्श रेखा खींच दी, उन रेखाओं के बीच कोण पता करना है, यानी ये वाला कोण पता करना है। तो यहाँ हम जानते हैं जो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, ये स्पर्श रेखा है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, हमेशा त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसका मतलब ये कोण कितने का हो जाएगा 90 का। फिर वही ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, ये देखिए तो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब, इसका मतलब देखिए तो ये देखिए कितने का हो जाएगा, ये 90 का हो गया, 90 डिग्री का। इसी प्रकार ये वाली त्रिज्या इस वाली स्पर्श रेखा पर लंब है, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये देखिए 90 का हो गया। अब देखिए ये एक चतुर्भुज हो गया, देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो ये वाला एंगल हमें निकालना है, तो चारों कोणों को जोड़ के हमें 360 के बराबर लिखना है। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो चार देखिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए ये 90, ये फिर 140, फिर ये वाला 90 और फिर इस वाले एंगल को हमने x मान लिया है, देखिए x। तो यहाँ पे देखिए इसकी सॉल्व करके इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। इन तीनों का कितना है जोड़ 320, x एज इट इज 360, 320 को उधर ले जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो x का कितना आ गया 40, यानी इस दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच कोण कितना आ गया 40, यानी कि इसमें पहला ये उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 100 प्रेक्षण 100 ऑब्जर्वेशन किए, उनका माध्य 50 प्राप्त किया गया, लेकिन यानी 100 नंबर ऑफ डाटा थे, उनका जब माध्य निकाला, हाँ मीन निकाला, तो कितना आया माध्य 50 आया। लेकिन बाद में ये पता चला कि एक प्रेक्षण है ना गलती से 150 की जगह पे 50 पढ़ के ले लिया गया था। तो हम यहाँ देखते हैं माध्य का फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए माध्य यहाँ पे कितना दिया है 50। यहाँ देखिए माध्य का जो फॉर्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो माध्य देखिए सवाल में 50 दिया गया तो 50 लिख दिया है,
नंबर ऑफ डाटा यानी प्रेक्षणों की संख्या कितनी थी, आंकड़ों की संख्या 100 थी तो 100 लिख दी है। अब देखिए यहाँ पे आंकड़ों का योग यानी तिरछा गुणा करेंगे, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 का गुणा किसमें हो जाएगा 50 में, तो कितना आ जाएगा हमें 5000 आ जाएगा, यानी कुल आंकड़ों का योग कितना आ गया 5000। चूंकि ये आंकड़ों का योग 150 के स्थान पर गलती से 50 लेके निकाला गया है, यानी लेना चाहिए था वहां पे 150, पर ये आंकड़ों का योग 150 की जगह पे 50 लेके निकाल दिया गया, यानी कि इसमें 100 की कमी रह गई। तो सही माध्य है। अब हमें नया माध्य निकालना है, यानी जो कमी रह गई है उसे पूरा करना है। तो 100 की कमी रह गई, तो जो आंकड़ों का योग आया है उसमें हम 100 जोड़ देंगे। तो यहाँ देखिए नया आंकड़ों का योग कितना आ जाएगा 5000 में जो कमी कितने की रह गई थी 100 की, तो 100 जोड़ दिए तो 5100 आ गया। इस प्रकार जो नया माध्य है वो हम निकालेंगे। तो नया माध्य का फॉर्मूला वही लगेगा। तो नया माध्य हम कैसे निकालेंगे, नया आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो नए आंकड़ों का योग कितना आ गया देखिए अभी 5100, पर आंकड़ों का योग आंकड़ों की संख्या तो वही रहेगी 100। तो जब इसका भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, इसका भाग देने पे आंसर आ जाएगा 51। चूंकि इसका जो पेपर की जो PDF थी उसमें इस वाले क्वेश्चन का आंसर 49 दिया गया है, पर इसका सही आंसर 51 ही आएगा। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, ये देखिए नया जो माध्य है वो कितना आएगा 51, यानी सही माध्य 51 आएगा। इस प्रकार इस ऑप्शन में 51 ही सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी त्रिभुज के शीर्ष 4,5, 1,3, 6,7 हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक पिछला जो क्वेश्चन पढ़ा था हमने वो इससे आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए एक त्रिभुज दिया है, इसके 3 शीर्ष हैं, इन तीनों शीर्षों के नाम है, ये देखिए पहले का जो नाम है फॉर्मूला बनाने के लिए x1 y1 लेते हैं, दूसरे का नाम x2 y2 लेते हैं, तीसरे पॉइंट को हम x2 y3 से दर्शा देते हैं। तो देखिए पहला जो पॉइंट है वो कितना है 4, तो देखिए जब x1 y1 x2 y2 x3 y3 मानते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है देखिए 1/2। ये देखिए इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्वेश्चन में ये पॉइंट दिए हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम। देखिए 4,5 पहला a की जगह पे लिख दिया, 1,3 हमने b की जगह पे लिख दिया, 6,7 3 c की जगह पे लिख दिया है। अब ये सारी वैल्यू आप आसानी से निकालते हैं। x1 बराबर 4, y1 बराबर 5, x2 बराबर 1, y2 बराबर 3 और x3 बराबर 6 और y3 बराबर 7। तो ये सारी वैल्यू इसमें हम रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा देखिए 1/2 और x1 की जगह पे देखिए कितना लिखेंगे 4। इसी प्रकार ये सारी वैल्यू आपको रखना है। तो अगले स्टेप में से हल करेंगे, देखिए कितना आ जाएगा 3 - 7 यानी कि कितना बचेगा यहाँ पे 4, ऐसे कैसे आएंगे और 3 - 7 करेंगे तो -4। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट स्टेप में और आगे सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए -16 + 2 जो 12, तो यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 1/2 -16 + 14 अंत में 1/2 और अंदर देखिए मॉड -2 बचा है। आपको बताया चूंकि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है तो इसकी जो मान है क्षेत्रफल का वो हमेशा मॉड में रखा जाता है। यदि माइनस की संख्या भी आती है तो ये मॉड उस चिन्ह को हटा देता है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा -1 मॉड बचा, यानी 2 से ये -2 कट जाएंगे तो -1 बचेगा। पर इसके कारण क्या होगा ये माइनस हट जाएगा अगली बार में, तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो 1 आएगा। इसलिए यहाँ पे -1 मॉड के कारण -1 न होते हुए 1 उत्तर आएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन 3 पे ये सही उत्तर दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक बेलन है, सिलेंडर है, उसको पिघला के हमें एक दूसरा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का बेलन बनाया गया है। तो बेलन की ऊंचाई, नए बेलन की ऊंचाई बताना है। तो देखिए एक बेलन को पिघला कर दूसरा बेलन बनाया गया है, तो एक बेलन का जो मटेरियल है वो पूरा कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे बेलन के मटेरियल में। इस प्रकार जब भी पिघलाने वाले सवाल होते हैं तो उसमें जिसको पिघलाया गया है
और पिघलने के बाद जो बनाया गया है उन दोनों के आयतन बराबर रख दिए जाते हैं। तो देखिए एक बड़े बेलन का आयतन बराबर छोटे बेलन का आयतन, तो जो बड़ी त्रिज्या है उसको बड़े बेलन का आयतन बड़ा बेलन मान लिया गया है, जिस बेलन की त्रिज्या कम है उसे छोटे बेलन मान लिया गया है। तो दोनों बेलनों के आयतन बराबर रखे जाएंगे। तो देखिए बड़े बेलन का आयतन का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और छोटे बेलन का आयतन हो जाएगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। बड़ा आर बड़े बेलन को दर्शा रहा है, बड़ा एच बड़े बेलन की हाइट को दर्शा रहा है, छोटा आर छोटे बेलन की हाइट को दर्शा रहा है, और स्मॉल एच यानी छोटा एच छोटे बेलन की हाइट को दर्शा रहा है। तो देखिए यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए जो बड़ा आर है, कैपिटल आर है, वो कितना है इसमें 14। तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी रख देंगे। अब जो बचा ये लिख दिया। अब देखिए आर की जगह पे कितना लिख दिया 14 स्क्वायर। एच कितना हाइट देखिए इसकी 30 सेंटीमीटर, 30 लिख दिया है। स्मॉल आर कितना है यानी छोटा आर कितना था देखिए 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख दिया है। छोटे वाले बेलन की हमें ऊंचाई पता करना है, तो एच ऐसा का ऐसा रहेगा। अब ये 7 का जो स्क्वायर है वो इसके नीचे पहुंच जाएगा। देखिए एच बराबर क्या हो जाएगा, इसके अपॉन में ये 7 का स्क्वायर नीचे पहुंच जाएगा। तो देखिए ऊपर तो ये आएगा 14 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 बार लिख लिया है 30 ऐसे के ऐसे। ये 7 का स्क्वायर नीचे आ जाएगा, इसके ऐसे नीचे जाएगा, तो इस तरफ ले लिया है 7 इंटू 7 कर लिया है। इसको कट कर देंगे, 7 बन जा 7 एंड 7 टू जा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, फिर 7 दूनी 14, तो ऊपर 2 दूनी 4, 4 तिया 12 यानी कि 120 आ जाएगा एच का मान। तो इसलिए जो छोटे बेलन की ऊंचाई हो जाएगी कितनी हो जाएगी 120, यानी कि दूसरे ऑप्शन में ये सही आंसर दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। साइन थीटा बराबर कितना है 1/2, तो कोसेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो देखिए कोसेक थीटा का मान साइन थीटा के मान का उल्टा होता है, यानी व्युत्क्रम होता है, जैसे 1/sin साइन थीटा। तो देखिए 1 एज इट इज। साइन थीटा की वैल्यू कितनी दी है 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लिख देते हैं। हम जानते हैं किसी बटे वाली संख्या के नीचे जब बटे वाली संख्या होती है तो ये पलट कर ऊपर पहुंच जाती है। तो देखिए ये जब पलट के जाएगी, देखिए अभी कितना 1/2, तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 2/1, और ये वाला 1 यहाँ पर अगर रहता तो उससे गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए आप ये वाली संख्या पलट के कहाँ पहुंच जाएगी, इधर। तो 1/2 है, तो ये हो जाएगी अब 2/1, तो वो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो यहाँ देखिए अब कोसेक थीटा का मान आ गया 2, पर पूछा गया है इसमें कोसेक स्क्वायर, तो हम देखिए अब कोसेक स्क्वायर का पता करेंगे। तो ये इस वाले कोसेक की जगह पे कितना लिख दिया हमने 2, और ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 4। इसलिए इसमें ऑप्शन 4 में 4 उत्तर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 केंद्र, आइए डायग्राम देखते हैं। ये ऑप्शन है केंद्र ओ वाला है, एक वृत्त का व्यास ए भी है, ये व्यास है। पी उस पर स्थित एक बिंदु है, ठीक है। ये देखिए P की स्थिति दी है। अब देखिए PAB, तो PAB कितना दिया 60, तो PBA, तो PBA ये पता करना है। हम जानते हैं अर्धवृत्त द्वारा बनाया गया कोण समकोण होता है। तो देखिए अर्धवृत्त यानी कि ये व्यास है AB, ये कहीं पे भी कोण बनाएगा तो वो समकोण बनाएगा। देखिए यहाँ इस व्यास के द्वारा AB के द्वारा कोण बनाया गया है, ये देखिए यहाँ पे, तो कितना बनाया जाएगा, ये समकोण यानी कि 90 का कोण बनाया जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 90। तो हमें एक त्रिभुज के 2 कोण मिल चुके हैं, तो तीसरा हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, देखिए 180 में से ये दोनों कोण जोड़ के घटा देंगे। हाँ देखिए इस प्रकार हमें एक त्रिभुज के 2 कोण प्राप्त हो गए हैं। अब हम आसानी से इसका तीसरा कोण निकाल सकते हैं। तो देखिए हमें इन दोनों कोणों को जोड़ के 180 में से घटा देना है, तो 90 और 60 को जब जोड़ेंगे तो 150 आ जाएगा। 150 को हम 180 में से घटाएंगे तो देखिए इस वाले कोण का मान कितना आ जाएगा, हमें 30 आ जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन 1 में दिया गया है 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, आइए इसका डायग्राम देखते हैं। ये देखिए ऑप्शन आ गए हैं। तो देखिए AB और AC केंद्र O वाले वृत्त की 2 बराबर जीवाएं हैं। ये देखिए ये निशान लगे हैं, इसका मतलब ये दोनों बराबर जीवाएं हैं। और AOB 100 है, AOB जैसे ये दिया है। तो देखिए ये जीवा केंद्र पे कितने कोण, ये जीवा कितने का कोण आंतरित कर रही है केंद्र पे 100 का। ये देखिए
100 का एंगल बना रही है ये वाली जीवा। तो ये वाली जीवा भी एक स्टेटमेंट होता है, फिर में होती है कि एक वृत्त की दो बराबर जीवाएं समान कोण आंतरित करती हैं। अगर दो जीवाएं बराबर हैं एक ही वृत्त में, तो वो दोनों जीवाएं बराबर जीवाएं होंगी, वो दोनों बराबर का कोण केंद्र पे बनाएंगी। तो ये जब ये वाली जीवा 100 का कोण बना रही है, तो ये AC वाली जीवा है वो भी ये इस वाले पे कितने का कोण बनाएगी, 100 का। ये देखिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना आ जाएगा, 100, यानी 100 आ जाएगा। यही AOC पूछा गया था। इस प्रकार ये इसमें ऑप्शन 1 पे ये सही आंसर है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, दो धनात्मक पूर्णांकों A व AB के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये आप अपनी बुक में देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, B मतलब होता है भाजक, Q मतलब भागफल, R मतलब शेषफल। तो यहाँ शेषफल है, उसका मान देखिए किसके बीच रखते हैं। तो ये क्लियर है, शेषफल 0 हो सकता है, यानी R 0 हो सकता है, इसलिए ये बराबर का साइन भी इसमें लिया है। 0 भी हो सकता है, R का मान 0 से बड़ा भी हो सकता है, पर ये B का मतलब होता है भाजक। तो हमेशा R का मान यानी शेषफल होता है वो भाजक के ना बराबर होगा, हमेशा भाजक से छोटा होता है, यानी कि B से छोटा होगा। ये छोटा सा डैश का निशान इसमें नहीं लगेगा, ये आपको ध्यान रखना है। जो शेषफल होता है वो भाजक से यानी B से हमेशा छोटा होता है, ना कि बराबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दी गई आकृति में आइए क्वेश्चंस देख लें, ऑप्शंस, और ये देखिए डायग्राम। दी गई आकृति में APB और CQD, APB और CQD समांतर स्पर्श रेखाएं देखिए चित्र में दिखाया गया है। ये रेखा और ये रेखा समांतर है। यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो देखिए ये वृत्त का मान लीजिए केंद्र है, और ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, ये कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए A और B, APB और ये वाली समांतर है, हम जानते हैं ये त्रिज्या है, देखिए OP, ये त्रिज्या है, स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब, और ये OQ भी इस पर लंब हो गई। जब ये रेखा और ये रेखा दो समांतर रेखाओं पर लंब हो गई, तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगी। एक ही लाइन में आने के कारण ये 5 है, तो ये भी 5 हो जाएगी। इसका मतलब ये PQ की दूरी, PQ और Q की दूरी कितनी हो जाएगी, 10। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है सही आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब है या होगा। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। आइए एक समबाहु त्रिभुज हमने ले लिया है डायग्राम के रूप में, इसके ABC डाल देते हैं। तो एक ये समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर की है। तो ये देखिए, ये भी 8 और ये भी 8 और ये भी 8 हो जाएगी। अब देखिए शीर्ष लंब, तो शीर्ष से डाला गया लंब, तो ये देखिए ये हो गया, जिसे हम नाम देते हैं क्या, शीर्ष लंब, यानी कि हम ऊंचाई भी कह सकते हैं इसे। तो ये हमें पता करना है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम साधारण फॉर्मूला लगाते हैं 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2 तरीके से निकाल सकते हैं, यानी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। दूसरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे 1/2 ऐसे कैसे, आधार कितना है इसका, आधार 8, तो यहाँ पे आधार की जगह पे कितना आ जाएगा 8। ऊंचाई हमें निकालनी है तो इसकी जगह पे कुछ नहीं लिखेंगे, और भुजा कितनी है 8। तो देखिए 1/2 ऐसे कैसे, आधार कितना 8 और ऊंचाई ऐसी कैसी रहेगी, बराबर के उस तरफ आ जाए। √3/4 ऐसे कैसे, और भुजा समबाहु त्रिभुज की बात हो रही है तो इसमें भुजा कितनी है इसकी 8, तो यहाँ पे हम 8 और स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 2 से ये 8 कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 4 बचा। अब ये 4 इसके नीचे चले जाएंगे, ध्यान रखना, जब ऊंचाई को ज्ञात करेंगे तो ये 4 इसके नीचे आ जाएंगे अगले बार में, तो ऊंचाई बराबर हो जाएगा, ये ऊपर रहेगा। देखिए ऊपर कौन बचेगा, √3, 8 इंटू 8, नीचे ये वाला 4 और ये वाला, देखिए ये वाला 4 ये नीचे आ गया। जब इसको कट कर देंगे 4 एकम 4 और ये देखिए 4 दूनी 8, फिर इस वाले 4 से काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी
8। तो ऊपर कितना बच जाएगा, 2 दूनी 4 रूट 3, 4 रूट 3। तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 रूट 3। तो जो ऑप्शन 3 में सही है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां इतनी इतनी है। आइए डायग्राम से इसे समझते हैं। एक समचतुर्भुज हमने ले लिया। समचतुर्भुज में विकर्णों की लंबाइयां 16 और 12 है। तो इसकी भुजाएं हमें पता करनी है, यानी ये वाली भुजाएं पता करनी है। इसके विकर्ण दिए हैं, डायगोनल दिए गए हैं। तो देखिए इसके दोनों विकर्ण बना लेते हैं। ये वाला विकर्ण कितना मान लेते हैं, ये वाला विकर्ण कितना है, 16 है। और देखिए इसके दूसरे वाले विकर्ण की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट होता है, हम जानते हैं जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं और समकोण पर काटते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। यानी कि ये देखिए समकोण पर काटते हैं, इसका मतलब ये कोण कितने का हो जाएगा, 90 का हो जाएगा। समद्विभाजित का मतलब बराबर भागों में बांटते हैं। तो यदि ये देखिए ओरिजेंटल लाइन ये वाली 16 है तो आधे आधे भागों में बट जाएगी। तो ये वाला जो टुकड़ा होगा, देखिए ये वाला, ये पूरा 16 है तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 8 हो जाएगा ये। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इस प्रकार ये पूरा 12 है तो देखिए कितना हो जाएगा, ये पूरा 12 है तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार ये एक समकोण त्रिभुज हमें मिल गया है। तो जिसका हमें लंब पता है और आधार पता है, इसका कर्ण निकालना है। तो देखिए इस वाले जो समकोण त्रिभुज को हमने अलग कर लिया है। इसकी देखिए आधार कितना है, ये एक समकोण त्रिभुज है। इसकी ये वाली भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई। इसकी ये वाली भुजा कितनी आ गई, 6 आ गई है। इसकी नीचे वाली भुजा कितनी आ जाएगी, आधार कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के इसका कर्ण पता कर लेंगे। यही कर्ण इस समचतुर्भुज की एक भुजा होगी, वही इसका अंतर हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय ये होती है। इसमें मान लिख दिए लंब कितना है, 6, आधार कितना है, 8। या देखिए 36 हो जाएंगे, 64 हो जाएंगे। 36 64 कितना आ जाएंगे, 100 हो जाएंगे। इसका मतलब कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, तो कर्ण बराबर कितना आ गया, 10। इसका मतलब इसमें ऑप्शन 3 10 सेंटीमीटर सही है। इसका जो कर्ण आया है वही समचतुर्भुज की भुजा होगी, यही पूछा गया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 त्रिभुज DEF और त्रिभुज PQR में यदि ये समरूपता वाली की कंडीशन आ गई है, जैसा आपने पिछले क्वेश्चंस में किया था कि अगर समरूप त्रिभुज हैं तो उनकी भुजाएं अनुपातिक होती हैं और कोण बराबर होते हैं। और इसका उल्टा भी कह सकते हैं, भुजाएं अनुपातिक हो या फिर कोण बराबर हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं। तो यही उसी स्टेटमेंट का हम यहाँ प्रयोग करेंगे। आइए हम यहाँ पर 2 चित्र ले लेते हैं त्रिभुजों के। एक का नाम डाल देते हैं DEF, दूसरे का हमें नाम समल के डालना है बस। देखिए जो D वाला एंगल है, ये देखिए ये वाला D वाला एंगल है, ये D। तो D किसके बराबर दिया है, Q के। तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होना चाहिए। तो हमें ये D चूंकि Q के बराबर करना है, तो ये वाला देखिए यहाँ पे कौन सा डालेंगे, Q ही पॉइंट डालेंगे। दूसरा देखिए यहाँ पे E, देखिए E। तो ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होगा। E वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। तो E वाला एंगल किसके, R के। इसका मतलब हमें पता पड़ गया यहाँ पे क्या डालेंगे, R डालेंगे। तो अब लास्ट वाला कौन बचा इसमें पॉइंट, देखो Q डल गया, R डल गया, तो P बचा। तो P वाला यहाँ पे बच जाएगा। इस प्रकार हमने दूसरे त्रिभुज के पॉइंट ठीक से डाल दिए हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं अब नामकरण। यहाँ फिक्स नाम कौन सा है, यहाँ फिक्स नाम DEF है, DEF। इसका नाम डालने का तरीका देख लीजिए, ऊपर से बाईं ओर गए फिर दाईं ओर जा रहे हैं, तो DEF। तो इस प्रकार दूसरे त्रिभुज का भी नाम ऐसे ही डलेगा, Q, R और P। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। क्योंकि देखिए DEF, तो D ऊपर से बाईं ओर गए, DEF फिर दाईं ओर, तो ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे Q, R और P। तो इसमें देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए ये वाला इसके बराबर है और R क्वेश्चन में R E के बराबर दिया है, तो हमने पॉइंट उसी हिसाब से सेट कर लिए। इसका मतलब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 सही है, QRP। नेक्स्ट पे देखते हैं।
दी गई आकृति में देखिए, आकृति देख लेते हैं हम। ये ऑप्शन देख लिए, यहाँ देखिए क्लियर कहा गया है DE समांतर है BC के। ये DE और ये BC के समांतर है। तो ये थेल्स प्रमेय से संबंधित सवाल है। थेल्स प्रमेय ये कहती है कि किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा के समांतर एक अन्य भुजा खींची जाए, तो यहाँ कौन सी खींचती, DE, तो वो जो दो भुजाएं बची हुई हैं यानी AB और AC को समान अनुपात में काटती है, यानी इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात और इसका अनुपात कैसा आएगा, बराबर आएगा। देखिए हम लगाते हैं थेल्स प्रमेय से। ये देखिए AD बटे क्या हो जाएगा, DB, और इधर हो जाएगा AE बटे EC, AE बटे EC। इसकी वैल्यू रख देते हैं। AD का मान कितना है 25 और इसका मान कितना है x+3, फिर बराबर का चिन्ह, तो इसका मान कितना है 10 और इसका x। इसको हम सॉल्व करेंगे। x का गुणा 25 में 25x और x+3 का 10x प्लस 30 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 10x माइनस के हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 15x बटे बराबर 30, x बराबर 2। तो अभी सिर्फ ये उत्तर नहीं आया है, x का मान आया है। अब यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, यहाँ हमसे पूछा गया है AD, ये देखिए सॉरी, यहाँ सवाल में पूछा गया है हमसे A और ये B, A से B तक की दूरी पूछी गई है, ये पूछी गई A से B तक की दूरी। तो यहाँ हमें 25 और इन दोनों का जो आंसर आएगा वो जोड़ना है। देखिए x का मान कितना आया 2, तो 2 + 3 कितना हो गया, देखिए ये हो गया 5, ये 5 और ये 25, तो कितना हो गया, यहाँ से तक की दूरी कितनी हो गई 30। तो इसका जो सही आंसर आएगा, देखिए AB पूछा गया है, यहाँ छपा नहीं है, यहाँ देख लीजिए आप AB, तो AB 25 और x+3 इन दोनों को जोड़ के ये पूरा A से लेके B तक आएगा। तो यहाँ x की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, तो 25, x की वैल्यू हमने 2 लिख दी है, 3 एज इट इज। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 30 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर कितना है, 30, ऑप्शन 3 में दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए डायग्राम देखते हैं, इसका ऑप्शन देखते हैं। अब इसको समझते हैं। केंद्र O ये है, बाहरी बिंदु यानी ये बाहर बिंदु है, दो स्पर्श रेखाएं खींची, तो ये खींच दी, एक स्पर्श रेखा ये खींच दी, तो वे परस्पर लंब है। परस्पर लंब है का मतलब ये वाले स्पर्श रेखा और ये वाली स्पर्श रेखा के बीच 90 डिग्री का कोण है। तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 और ये भी 6। OP पूछ रहे हैं, यानी ये डायगोनल उन्होंने पूछा है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा की लंबाई भी 6 और इस वाले की भी 6, ये 90 है। अब हम जानते हैं कि त्रिज्या, देखिए OB और OA त्रिज्या है, तो OB भी ये वाला एंगल भी 90 का होगा और ये वाला एंगल भी 90 होगा, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। तो ये 90 और ये भी 90, तो ये 90 दिए ही है और ये दोनों 90 अपनी प्रॉपर्टी से आ गए कि त्रिज्या एक दूसरे स्पर्श रेखा पे लंब होती है। अब ये बच्चा, तो ये भी कितने का आ जाएगा, 90 का। तो 90 के आने के कारण ये चारों एंगल 90 के आ गए, यानी कि ये आकृति या तो वर्ग होगी या आयत होगी। अगर आयत होती, देखिए ये 6 तो ये भी 6, तो ये 6 तो ये भी 6, इसका मतलब सभी भुजाएं कैसी आ गई, बराबर। तो ये वर्ग बन गया। तो वर्ग में हमें अब OP निकालना है, तो ये भी 90 हो जाएगा। तो देखिए ये भी 6 और ये भी 6, तो हमें ये OP निकालना है। तो इस प्रकार ये समकोण त्रिभुज बन गया, जिसमें हमें आधार पता है और लंब पता है। इसमें कर्ण निकाल लेंगे। देखिए समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र देखिए, लंब कितना है भाई 6, आधार भी कितना 6, तो 36 फिर कितना आ जाएगा, देखिए 72 आ जाएगा। और जब इसका रूट निकालेंगे तो 6√2 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन 2 में दिया गया है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53। अब देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। यहाँ समरूप कह दिया है। फिर देखिए यहाँ पे AR मीन्स होता है एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो 9/4 है। और BC यानी ऊपर वाले त्रिभुज की एक भुजा दे दी है 15 सेंटीमीटर और नीचे वाले त्रिभुज की एक भुजा में निकालना है। तो इसमें स्टेटमेंट लगेगा
समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे PQR का क्षेत्रफल, तो इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी संगत भुजा कौन सी ली है, देखिए इसमें से BC, तो BC यूज कर लिया अपन ने। इसकी संगत भुजा कौन सी हो जाएगी, QR, तो QR। इनके वर्गों के अनुपात, देखिए दोनों के वर्गों का अनुपात लेना है, तो यहाँ पे हमने दोनों के अलग अलग वर्ग थे उसको उठा के बाहर ले लिया है, तो वही है स्टेटमेंट। अब जो वैल्यू दी है वो हम लिख देते हैं। देखिए त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात, इन दोनों का अनुपात कितना दिया, 9/4 लिख दिया, बराबर BC कितना दिया है 15, तो 15 लिख देंगे, अभी नहीं। ये देखिए स्क्वायर, अभी इस वाली वैल्यू को अभी बाद में लिख देंगे। देखिए ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस तरफ आ गया, तो ये 9/4 पे इसका रूट चढ़ गया। अब आ गया BC बटे QR बचा इधर। अब देखिए नेक्स्ट 9/4 का जब वर्गमूल निकालेंगे 3/2 आ जाएगा। अब रख देते हैं BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी दी है इसमें, अब 15, तो यहाँ पे 15 लिख दिया। QR एज इट इज। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो QR इधर पहुंच जाएगा, 2 का गुणा 15 15 में हो जाएगा, और ये वाला 3 इसकी यहाँ पे आ जाएगा। 3 से इसको काट देंगे, 15 को 3 पंजे 15, तो 5 का गुणा 2 में होगा तो कितना आ जाएगा 10, यानी QR बराबर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54। ये समझ में नहीं आता है, आइए इसके डायग्राम को देखते हैं तो अब आपके समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन है, दी गई आकृति में इस डायग्राम की बात हो रही है। XPY ये वाली देखिए स्पर्श रेखा है। ये कितना, ये डायग्राम में आप देख लीजिए, ये एक स्पर्श रेखा है और ये वाला एंगल दिया है। तो देखिए, तो स्पर्श रेखा पे जो त्रिज्या होती है वो लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो इसका मतलब ये पूरा एंगल कितना हो गया 90 का। 90 में से ये वाला एंगल कितना दिया है 60, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा भाई, ये देखिए ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल 90 का, उसमें से सिर्फ ये वाला एंगल कितना है 60 का है, तो ये कितने का बचेगा 30 का बचेगा। अब देखिए जैसा कि इसमें निशान में आपको दिख रहा है, ये OQ और OP बराबर हैं। ये देखिए डबल इक्वल साइन है, यानी ये भुजा दोनों कैसी हैं, समान है। इसका मतलब इस भुजा के सामने का एंगल ये है कोण, और इस भुजा के सामने का कोण ये है, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। समद्विबाहुज त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये इसका स्टेटमेंट इसमें लगा के अपन इसको हल कर लेंगे। तो देखिए ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30, यही इसका आंसर है। तो देखिए ऑप्शन 1 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिंदुओं A 12,8 और B 4,16 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु निकालते हैं। तो आइए एक रेखाखंड ले लेते हैं। इसमें एक पॉइंट ये शुरू वाला, एक इसको A नाम दे दिया, एक लास्ट वाला है जिसको B नाम दे दिया। देखिए इसको x1 y1 मानते हैं और दूसरे वाले पॉइंट को x2 y2 मान लिया है थोड़ी देर के लिए। अब इसका ये मिड पॉइंट है, यानी मध्य बिंदु निकालना है हमें। तो देखिए एक ही जगह इसको P मान लिया, तो P का जो फॉर्मूला होगा वो कैसे निकालेगा, देखिए ये होता है x1 प्लस x2 बटे 2। देखिए x1 प्लस x2 बटे 2, इसी प्रकार y1 प्लस y2 बटे 2, ये फॉर्मूला है, इसे हम यूज करेंगे। तो देखिए ए पॉइंट कितना दिया है 12,8, तो यहाँ पे 12,8 लिख दिया है। बी कितना दिया है 4,16 लिख दिया है, यानी कि x1 का मान 12, y1 का मान 8, x2 का मान 4, y2 का मान 16। तो वो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। तो वैल्यू रख देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x1 प्लस x2 यानी कि 12 प्लस 4 बटे 2, इधर हो जाएगा y1 प्लस y2 यानी कि 8 प्लस 16 बटे 2। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 16 बटे 2 और इधर आ जाएगा 24 बटे 2। 16 बटे 2 को जब काटेंगे 2 से तो 8 बार कट जाएगा, और इसको 24 को 2 से काटेंगे तो 12 में 12। तो ये मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए हैं। ये किसमें, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इस प्रकार ये क्वेश्चन हल हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन देख लेते हैं इसके। देखिए यदि पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याएं, सम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, इसमें देख लेते हैं। पहली 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं के योग का क्या गुना है। तो देखिए हम
पहले सम प्राकृतिक संख्याएं ले लेते हैं, तो वो होंगी 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ देखिए a कितना है 2 और d कितना है, सार्वंतर कितना है 2 है। अब देखिए इसमें 20 प्राकृतिक संख्याओं का योग पहले योग निकालेंगे। योग कैसे निकालेंगे? योग निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने पदों का योग निकालना है उसका अंतिम पद निकाल लेते हैं। तो 20 पदों का निकालना है तो हमें 20वां पद पहले निकाल लेंगे। तो ये पद निकालने का फॉर्मूला है। तो यहाँ देख tn, तो यहाँ 20 निकालना है, 20वां पद निकालना है, इसलिए n की जगह पे कितना लिख देंगे 20। a कितना है इसमें 2, तो 2 लिख दिया है। d कितना है 2, तो ये लिख दिया है। इसको सॉल्व करते जाएंगे तो देखिए t20 यानी कि 20वां पद, सम प्राकृतिक संख्याओं का जो 20वां पद है वो 40वां पद है, यानी 20वें नंबर पे जो पद आएगा वो कितना आएगा 40। इसी प्रकार देखिए विषम संख्या ले लेते हैं। अब इसका a प्रथम पद 1 है और सार्वंतर d है 2 है। अब देखिए इसका भी कौन सा 20 ही टर्म निकालना है, 20वां पद ही, तो 20वां पद निकाल देंगे। तो देखिए a प्रथम पद कितना है 1, तो 1 लिख देते हैं, और n कितना निकालना है 20वां पद, तो 20 लिख दिया है। d 2 ही है, तो इसका निकाल देंगे 39 आ गया है। तो सम प्राकृतिक संख्याओं का 20वां पद आ गया, यानी लास्ट पद आ गया 40, अंतिम पद यानी 20वां पद, और जो विषम प्राकृतिक संख्याएं थी उसका भी 20वां पद यानी अंतिम पद आ गया 39। अब देखिए इसका फॉर्मूला लगा के हम करते हैं। तो 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला हो जाएगा योग का n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, फिर बराबर वही n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद। ये प्रथम पद होगा सम प्राकृतिक संख्या वाला, इस तरफ लिखेंगे, और अंतिम पद इस तरफ लिखेंगे, और जो विषम प्राकृतिक संख्याओं का प्रथम पद वो यहाँ लिखा जाएगा, और विषम प्राकृतिक संख्याओं का अंतिम पद यहाँ पे लिखा जाएगा। तो देखिए ये क्या k गुना है, यानी ये वाला योग सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 20 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग का k गुना है। इस कंडीशन को हमने सवाल के रूप में यानी इक्वेशन समीकरण के रूप में लिख लिया है। अब वैल्यू रखते हैं, n का मान कितना है 20 पदों का योग चाहिए तो 20 रख दिया है। n का मान 20 है तो 20 लिख दिया है। a प्रथम पद कितना है देखिए 2, इसमें भी 2 था, और अंतिम पद ये है सम प्राकृतिक संख्या वाला अंतिम पद, तो वो ये कितना निकला है देखिए 40 है, तो 40 लिख दिया है, बराबर k एज इट इज n/2 20/2। यहाँ देखिए ये प्रथम पद आएगा विषम प्राकृतिक संख्या वाला, तो ये प्रथम पद इसमें क्या है 1, इसलिए यहाँ पे कितना लिख दिया है 1। अंतिम पद कौन सा होगा विषम प्राकृतिक संख्या वाला, तो वो कितना आ जाएगा यहाँ पे 39, तो 39 लिख दिया है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमें। 20/2 यानी 10 आ गया, ये कितना हो गया 42, फिर k ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 40, ये k एज इट इज। देखिए 10 से 10 तो काट दिए हमने, k बराबर जब निकालेंगे तो ये 40 कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। देखिए k को अकेला करेंगे तो 40 इस 42 के नीचे आ जाएंगे। देखिए 40 कहाँ आ जाएंगे, इसके नीचे, तो 42/40 हो जाएगा। इसको जब कट करेंगे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आंसर k बराबर आ जाएगा 21/20। यही ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 57। 2 सर्वांग समवृत्तों के चाप संगत केंद्रों पर 60 अंश का और 20 अंश का कोण बनाते हैं। संगत चापों की लंबाई का अनुपात होगा यह है। 2 सर्वांग समवृत्त दिए हैं। सर्वांग समवृत्त देने का मतलब है उनकी त्रिज्याएं बराबर होंगी। पहली चीज, उनके संगत वृत्तों के जो चाप हैं वो केंद्रों पे इतने इतने कोण बनाते हैं। तो देखिए पहले वृत्त की चाप की लंबाई, चूंकि संगत चापों का अनुपात पूछा है तो दोनों का अनुपात हम लिख लेते हैं। पहले वृत्त की चाप की लंबाई, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई। चाप की लंबाई का जो सूत्र होता है फॉर्मूला θ/360 गुणा 2πr। ये θ1 ये दर्शाता है कि पहले वृत्त का के जो चाप है उसने जो जितना कोण बनाया वो θ1 है। θ2 का मतलब दूसरे वृत्त ने के चाप ने जो कोण बनाया वो θ2 है। इसका भी फॉर्मूला यही होगा 2πr।
आर यहाँ पे सेम इसलिए लिया है क्योंकि उन्होंने कहा है सर्वांग समवृत्त हैं, तो सर्वांग समवृत्त हैं तभी होंगे जब उनकी त्रिज्या बराबर है, इसलिए यहाँ पे आर बराबर लिया है। थीटा अलग अलग इसलिए लिया है कि वृत्त सर्वांग समय पर चाप अलग अलग लिए गए हैं, तो अलग अलग लंबाई की चाप लिए गए हैं, इसलिए अलग अलग कोण बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2πr से 2πr कट गया, 360 से 360 कट गया, क्या बचा यहाँ पे? देखिए पहले वृत्त की चाप की लंबाई, दूसरे वृत्त की चाप की लंबाई बराबर कितना बचेगा? θ1 बटे θ2। अब यहाँ पे देखिए कोणों को रखना है सिर्फ। θ1 कितना है? देखिए 60 है, ये देखिए 60 है तो 60 लिख देंगे यहाँ पे, और इसका θ2 कितना है? 20, तो 20 लिख दिया। इन दोनों को जब कट करेंगे 20 दिया 60, तो कितना आ जाएगा? देखिए 3/1, तो 3/1 देखिए किसमें दिया है? ऑप्शन 3 में दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58। आइए डायग्राम देखते हैं, फिर इसके ऑप्शन देखते हैं। AD, ये देखिए व्यास लिख दिया है, इसका मतलब AD एक व्यास है, यानी केंद्र से होके जा रहा है। उसकी लंबाई कितनी है? देखिए 34। इस पूरे की लंबाई कितनी है? 34। एक काम हो गया। एक वृत्त का केंद्र O है। यदि AB बराबर 30 है तो देखिए जब ये पूरा व्यास है, व्यास हमेशा केंद्र से होके जाता है और केंद्र व्यास को आधे आधे में बांट देता है, तो ये पूरा 34 है, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? देखिए 17 हो जाएगा उसका आधा। 34 का आधा कितना हो जाएगा? 17। तो हमें O से लेके A तक की लंबाई मिल गई है। अब देखते हैं AB कितना है? 30। देखिए 30। तो एक थ्योरम होती है, वृत्त के केंद्र से ये जीवा हो जाएगी। AB क्या है? जीवा। A से B तक क्या है? जीवा। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब, तो ये लंब डाला है, तो जीवा को बराबर बराबर भागों में बांट देता है, यानी ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर हो गए हैं। अब देखिए AB पूरा टुकड़ा कितने का दिया है? देखिए AB कितना है? 30, पर ये आधा आधे आधे में बट गया है, तो 30 का जो आधा है कितना आ जाएगा? ये 15। ये वाली वजह कितनी हो जाएगी? 15। इस प्रकार देखिए हमें ये 90 का है, तो इसमें इस चित्र में हमें ये ट्रायंगल मिल गया ACO या OAC, ये मिल चुका है। इसका हमें पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये OC निकाल लेंगे, यानी लंब निकाल लेंगे, वही इसका आंसर है। तो पाइथागोरस प्रमेय ये लिख ली। ये देखिए इसका ये क्या हो जाएगा? कर्ण कितना है? 17, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 17 का स्क्वायर। लंब कितना है? लंब निकालना है। लंब क्या है? OC, तो OC से लिख दिया गया है। आधार कितना है? जब 15, तो 15 लिख दिया गया है। अब देखिए OC को यहीं पे रखेंगे, तो 15 को जब इधर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर आ जाएगा, और OC अकेला हो जाएगा। देखिए 17 का स्क्वायर कितना हो? 289, और 15 का 225। जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 64 आ जाएगा। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमें O से C तक की दूरी यानी कि लंब कितना मिल गया? 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59। ये ऑप्शन है, ये डायग्राम है। आइए पहले डायग्राम को समझते हैं। केंद्र O है AOB यानी ये वाला दिया है, देखिए कितना दिया है? 90। फिर ABC, देखिए AB और ये गया 80, तो ये वाला एंगल कितना दिया है? 30। तो CAB, CA और B, ये वाला एंगल पता करना है। ये देखिए ये चाप है सेम, तो एक थ्योरम होती है, किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, ये देखिए इस चाप ने एक केंद्र पर बना कोण है ना, शेष परिधि पे किसी बिंदु पे बने कोण, यानी इसने जो वाला कोण बनाया है, देखिए इसी चाप ने केंद्र पे कोण बनाया है, और इसी चाप ने शेष परिधि पे कहीं भी ये कोण बनाया है। तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला इससे डबल ये वाला होता है, तो ये कितना दिया है? देखिए 90, ये वाला 90 दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 45 यानी 45। तो हमें ये इस तरह का ये एंगल मिल गया, ये एंगल मिल गया, तो ये वाला एंगल हम आराम से निकाल सकते हैं। तो 180 में से इसको और इसको जोड़ के घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 180 में से हमें 75 घटाना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये देखिए ये कितना हो जाएगा? 45, क्योंकि ये 90 है, किसी चाप के द्वारा केंद्र में बना कोण,
शेष परिधि पे बने कोण का ये दुगना होता है तो ये वाला आधा होगा। चलिए तो ये वाला एंगल कैसे है, दोनों को जोड़ के घटा देंगे। ये ऐसे कर लेते हैं, एंगल ए निकालना है और फिर बी, ये और ये तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए 180, इन दोनों का 75 हो गया। यानी 180 में से 75 घटा के कितना है 105। इसका मतलब 105 इसका सही आंसर है इस वाले का, एंगल सी ए बी का, एंगल सी ए बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन दी गई आकृति में, चलिए आकृति पहले देख लेते हैं और फिर इसके ऑप्शन भी देख लेते हैं। ये देखिए H1 यहाँ पे है, H2 यहाँ पे है, पादों को मिलाने वाले रेखाखंड AC के मध्य बिंदु, AC ये है, ये मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है ये टुकड़ा AO और OC बराबर होंगे, तो ये बराबर के निशान उन्होंने लगा दिए हैं। आइए इस डायग्राम से ही देखते हैं। tan थीटा यानी tan 30, तो इस वाले डायग्राम में काम कर रहे हैं हम। tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है यानी परपेंडिकुलर कितना है H1, आधार इसको देखिए, इसको x मान लिया है, जो बेस है इसका आधार वो x मान लिया था, h बटे x। tan 30 बराबर h बटे x, ये आ गया। tan 30 का मान देखते हैं हम कितना होता है। अब देखिए इस वाले को भी x मानेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, ये x तो ये भी x। tan 30 का मान 1 बटे √3, इसका h1 बटे x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h1 को अकेला करेंगे तो x इधर पहुंच जाएगा, x बटे √3 हो जाएगा, तो x बटे √3 आ गया है h1 की वैल्यू। इसी प्रकार ये बड़े वाले समकोण त्रिभुज में करेंगे। ये देखिए ये तो h1 आ गया, अब बड़े वाले त्रिभुज में करेंगे, यहाँ आ जाएगा tan 60, फिर परपेंडिकुलर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है h2 बटे x, तो यहाँ आ जाएगा h2 बटे x। tan 60 का मान कितना है √3, h2 बटे x, 3 गुणा कर दो इसमें, x गुणा x में होगा तो x √3 आ गया। इस प्रकार हमें h1 और h2 मिल गए। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, इन दोनों का अनुपात यानी कि h1 बटे h2, तो ये दोनों वैल्यू वहाँ रख देंगे और काट देंगे और पीट देंगे, बस आ जाएगा आंसर। h1 बटे h2 बराबर, h1 की वैल्यू देखिए x बटे √3, तो x बटे √3 लिख दिया। h2 की वैल्यू देखिए x √3 लिख दिया है। यहाँ थोड़ा देख लीजिए, इसके अपन में जब वन मानेंगे तो ये देखिए ये संख्या पलट जाएगी, तो देखिए आगे x बटे √3 तो है ही, ये संख्या देखिए इसके वन 1 मानेंगे तो 1 मान लीजिए, यहाँ पे x √3 बटे 1 था, अब हो गया 1/x √3 यानी पलट के ये ऊपर पहुंच गई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, x से x काट देंगे कैंसिल, तो कितना आ जाएगा देखिए x से x कैंसिल, तो ऊपर 1 बचा और नीचे √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाता है 3। इसका मतलब चौथे ऑप्शन में 1:3 दिया है जो कि सही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप मेरी इस वीडियो को पसंद करते हैं, यदि आपको ये मटेरियल पसंद आता है तो आप मेरे YouTube चैनल भाटिया एजुकेशन को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करते हैं, जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका मैसेज आप तक तुरंत YouTube के माध्यम से पहुंच जाएगा। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।